फ्लिन, मेरे पास एक और 600 मिलियन का ऑर्डर आया है। लगता है ऐसे भी हैंडल कर लोगे? मैं मुस्कुराकर बोलता हूँ, थोड़ा प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। आखिर क्लाइंट से पैसे कमा कर ही पॉइंट्स मिलते हैं और सिर्फ पॉइंट से ही सिस्टम अपग्रेड होता है। अभी अभी सिस्टम मिला है, इतना फ्री बैठा हूँ कि हाथ पैर तक सुस्त पड़ गए हैं। बोर होते होते मैं काम ढूंढने के लिए एक लाइव स्ट्रीम में घुस गया। उसी वक्त फॉर्मर प्रो प्लेयर ज़ीक गुस्से में चिल्ला रहा था, अगर मेरा ये बेकार कंप्यूटर अभी लैग ना करता तो मैं बायोन को सोलो किल कर देता। कमबैक की उम्मीद में और व्यूअर्स के सपोर्ट से मोटिवेट होकर ज़ीक लगातार 3 और मैचेस हार गया। ज़ीक के ऑर्डर डिटेल्स पढ़ने के बाद मेरे अंदर बिल्कुल शांति थी। सिस्टम के फेज 1 में सिर्फ क्लास 2 सिविलियन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स हैं, लेकिन उसमें कंप्यूटर बिल्डिंग टेक्नोलॉजी भी शामिल है। जब ज़ीक मेरा रिप्लाई देखता है, उसका चेहरा एक पल के लिए जम जाता है। चैट कमेंट्स बिना रुके आने लगते हैं। फिजिकल एग्जाम रिपोर्ट, शॉप ओनर को फिजिकल एग्जाम रिपोर्ट क्यों चाहिए? मुझे समझ नहीं आया। कंप्यूटर बनवाने के लिए मेडिकल चेकअप कब से जरूरी हो गया? ज़ीक व्यूअर्स को तुच्छ नजरों से देखकर बोलता है, तुम लोगों को कुछ पता भी है? इसे प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। जैसे ही मैं ज़ीक का बायोमेट्रिक डेटा सिस्टम में फीड करता हूँ, रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। ज़ीक के लिए सबसे ऑप्टिमल डिस्प्ले फ्रेम रेट और सीपीयू प्रोसेसिंग स्पीड 0.00058 मिलीसेकंड्स निकलती है। दूसरे शब्दों में, प्लेयर ज़ीक का कमांड रिसीव हो गया, सुपर लैब एक्टिवेट हो रहा है। मैं कोने में पड़ा हुआ पुराना सेकंड हैंड कंप्यूटर देखता हूँ और उसकी स्पेक्स मेरी आंखों के सामने दिखने लगती हैं। प्राइस सिर्फ $126। 100,000 के ऑर्डर में से 126 की कॉस्ट हटाओ तो 99,000 से ज्यादा प्रॉफिट बचता है। फेज 2 के लिए 80,000 पॉइंट्स चाहिए। बिल्कुल इजी। सुपर लैब सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया। करंट फेज 1 टाइम रेशियो 5:1 सेट है। लैब के 5 दिन रियल वर्ल्ड के 1 दिन के बराबर हैं। प्लेयर के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला, पूरी बॉडी के साथ सुपर लैब में एंट्री। लैब के अंदर प्लेयर की एज नहीं बढ़ेगी। दूसरा, सिर्फ कॉन्शियसनेस एंट्री। इसमें बॉडी रियल वर्ल्ड में नॉर्मल तरीके से एज करेगी। अगर फ्यूचर में सिस्टम अपग्रेड होकर टाइम रेशियो 100:1 हो गया तो मतलब लैब में पूरा 1 साल बिताने पर रियल दुनिया में 4 दिन से भी कम गुजरेंगे। मैं एक्साइटमेंट से भर उठता हूँ। शॉप का डोर लॉक करता हूँ, उस पुराने कंप्यूटर को उठाता हूँ और सुपर लैब में एंटर कर जाता हूँ। लैब के अंदर ना मुझे खाना चाहिए ना सोना। मेरा दिमाग हर वक्त फ्रेश और फुल एनर्जी में रहता है। 3 दिन बाद मैं ग्राफिक्स कार्ड, मदरबोर्ड, सीपीयू और हार्ड ड्राइव सक्सेसफुली बना लेता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग स्कोर परफेक्ट 10, ओवरऑल बिल्ड स्कोर 9.9। मेमोरी स्टिक बनाने में ज्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने उसे थोड़ा जल्दी फिनिश कर दिया। वो 20 साल चल सकती थी, अब लगभग 10 साल चलेगी। मैं रात 9 बजे लैब में गया था, अब सुबह के 11 बज चुके हैं। रियल वर्ल्ड में सिर्फ 14 घंटे गुजरे हैं। मैं कंप्यूटर ज़ीक के दिए हुए एड्रेस पर शिप कर देता हूँ। शाम 6 बजे स्ट्रीम नोटिफिकेशन पाकर व्यूअर ज़ीक के चैनल में भरने लगते हैं। जब वो टाइटल देखते हैं, न्यू कंप्यूटर हैज अराइव्ड, चैट पागल हो जाती है। होली काउ, इतनी जल्दी? क्या ये कंप्यूटर सच में लेजिट है? 1 दिन से भी कम टाइम में बना दिया। चलो थोड़ी उम्मीद रखते हैं। आखिर ज़ीक ने इस पर पूरे 100,000 खर्च किए हैं। ज़ीक एक्साइटेड होकर हाथ रगड़ता है। गाइस, आओ मेरे नए कंप्यूटर का डेब्यू साथ में देखते हैं। अगले ही सेकंड ज़ीक के चेहरे का एक्सप्रेशन पूरी तरह जम जाता है। वो धूल से ढके कंप्यूटर केस को घूरता रहता है और उसकी पलक जोर जोर से फड़कने लगती है। अंकल वैंग, कंप्यूटर खरीदते वक्त मेरे साथ स्कैम हो गया। 100,000? नहीं, मैं रिफंड मांग नहीं रहा हूँ। मीन बस इतना जानना चाहता हूँ कि इस कंप्यूटर शॉप ओनर को कितने साल जेल भेजा जा सकता है। ये सुनते ही व्यूअर्स हंसी से पागल हो गए। मैं सांस नहीं ले पा रहा। पहले मुझे 3 मिनट हंसने दो। मैं तो ज़ीक को गुस्से में देखने के लिए ही जिंदा हूँ। सच कहूँ तो कोई भी इंसान गुस्सा हो जाता। ऐसा कंप्यूटर तो कबाड़ी बाजार में भी मुश्किल से मिले। बिल्ड के लिए फ्रॉगी के पास जाना चाहिए था। वो 30,000 लेता है और सिर्फ 28,000 का प्रॉफिट कमाता है। ये स्कैमर 100,000 लेकर 99,000 सीधा जेब में डाल गया। अब मुझे समझ आया कि स्कैमर ने ज़ीक से फिजिकल एग्जाम रिपोर्ट क्यों मांगी थी। ज़ीक फोन काट देता है और इतनी जोर से दांत भींचता है कि लगता है पिछले दांत टूट जाएंगे। अगर मैंने उस आदमी को जेल नहीं भेजा तो मेरा सरनेम लू नहीं। आंखों में आंसू दबाते हुए वो 100,000 में खरीदा हुआ कंप्यूटर बाहर निकालता है। 1 लाख वाले स्कैम की खबर प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाती है। प्लेटफॉर्म इस मामले को बहुत सीरियस लेता है और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए स्टाफ को स्ट्रीम में भेज देता है। अब ज़ीक को कंप्यूटर बेंचमार्क करके दिखाना है ताकि इन्वेस्टिगेटर्स पता लगा सकें कि उसके साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ है। तभी ज़ीक अचानक रुक जाता है। 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। ये कबाड़ का टुकड़ा क्या अभी इंस्टेंटली बूट हो गया? विश्वास न करते हुए ज़ीक कंप्यूटर बंद करता है और पावर बटन दोबारा दबाता है। वो थूक निकल कर बोलता है, न 7 सेकंड न 6 सेकंड, 4.68 सेकंड। मैंने सही सुना, 4.68 सेकंड। इस कबाड़ कंप्यूटर की बूट स्पीड तो मार्केट के हर कंप्यूटर को हरा देगी। मैंने सुना था सबसे फास्ट बूट टाइम भी लगभग 5 सेकंड है। चैट तुरंत जवाब देती है, फास्ट बूट का मतलब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती। पक्की बात है, इस कंप्यूटर में बहुत सारे कंपोनेंट्स ही नहीं है, इसीलिए इतना फास्ट है। ये सिर्फ एक खाली शल होगा। अच्छा तो बात ये है, ज़ीक के लिए 1 सेकंड का बुरा लग रहा है। ज़ीक जोर से डेस्क पर मुक्का मारता है। अभी लॉयर ने बताया 30,000 का स्कैम करो तो 3 साल, 1 लाख का स्कैम करो तो 10 साल, और हर एक्स्ट्रा 10,000 जो उसने मुझसे ठगा है, मैं उसकी सजा में 1 और साल जोड़ूंगा। फिर ज़ीक चैट की तरफ देखता है। इंटरनेट स्पीड का इशू तो हो ही नहीं सकता। मेरे पास डेडिकेटेड 1 GB लाइन है। फास्ट होना तो नॉर्मल बात है। लेकिन फिर उसकी नजर बेंचमार्क सॉफ्टवेयर पर पड़ती है। ये बेंचमार्क सॉफ्टवेयर मेरे वाले से अलग क्यों लग रहा है? मदरबोर्ड अननोन, ग्राफिक्स कार्ड अननोन, मेमोरी अननोन, हार्ड ड्राइव अननोन। ये चारों अननोन कैसे हो सकते हैं? ये किसी ब्रांड से मैच ही नहीं कर रहा। ऑफ ब्रांड भी नहीं है। यार फ्लिन ने ज़ीक को कितना बुरी तरह लूट लिया। तभी किसी व्यूअर की नजर स्कोर्स पर पड़ती है। CPU स्कोर 566
367,854, graphics card score 367,541, graphics card performance 362,541,000, overall score 9,123,383। क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं या मैं सपना देख रहा हूँ? मैंने तो सुना था पूरे देश का हाईएस्ट बेंचमार्क सिर्फ कुछ मिलियन तक ही था। क्या सॉफ्टवेयर बग हो गया है? ये स्कोर्स तो मजाक लग रहे हैं। ज़ीक गहरी सांस लेता है और लीग ऑफ लेजेंड्स खोल देता है। सिर्फ एक ही तरीका है पता लगाने का कि ये कंप्यूटर सच में कैसा है। इसे टेस्ट करते हैं। ज़ीक जल्दी से मैच ढूंढ लेता है, तभी चैट फट पड़ती है। होली, तुम लोग जानते हो एनिमी टॉप लेनर कौन है? टीम डीएलजी का कैल्विन है। कैल्विन चैन, पॉपकॉर्न ले आओ, ज़ीक की पिटाई होने वाली है। कैल्विन अभी वर्ल्ड्स के खराब परफॉर्मेंस के बाद वापस आया है। कैल्विन से टकराना मतलब ज़ीक का गेम खत्म। ज़ीक हंसी उड़ाकर बोलता है, तो क्या हुआ? बस कैल्विन ही तो है। मैं सिर्फ अपने बेकार कंप्यूटर की वजह से हारता था। कैल्विन चैन को भूल जाओ। अगर जॉर्डन भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही लेनिंग फेज शुरू होता है, व्यूअर्स अपनी कुर्सियों पर टिक नहीं पाते। ज़ीक के मैकेनिक्स मैंने कभी इतने स्मूथ नहीं देखे। ज़ीक सीधा ऑल इन कर देता है। वो टावर के नीचे भागने के बजाय लड़ते लड़ते मरना पसंद करेगा। लेवल 1 पर ही वो कैल्विन के खिलाफ ऑल इन कर देता है और उसी पल उसे एहसास होता है कि इस कंप्यूटर पर उसकी गेम प्ले उसके नॉर्मल लेवल से पूरा एक टियर ऊपर पहुंच गई है। हर एक ऑटो अटैक जो एबिलिटीज के बीच में वीव हो रहा था, इतना स्मूथ लग रहा था जैसे मक्खन पर चल रहा हो। नो वे, मैं जो देख रहा हूँ वो सच है या सपना? ज़ीक ने लेवल 1 पर ही कैल्विन को सोलो किल कर दिया। बॉस तो कमाल का है। बॉस, रिटायरमेंट से बाहर आ जाओ। इस फॉर्म में तो वर्ल्ड जीतना बच्चों का खेल होगा। उसी वक्त ज़ीक का फोन बजता है। अंकल वैंग, आपने फ्लिन के खिलाफ केस फाइल कर दिया? नहीं, फ्लिन तो मेरे भाई जैसा है, बाद में समझाऊंगा, बस मुझ पर भरोसा करो। ये कंप्यूटर 100,000 के हर एक पैसे की वैल्यू रखता है। इसके बाद ज़ीक एक बड़ा AAA गेम लॉन्च करता है टेस्ट करने के लिए और रिजल्ट देखकर सब स्टन रह जाते हैं। कूलिंग फैंस एक बार भी नहीं घूमते, एक बार भी नहीं। मतलब CPU पे जरा सा भी प्रेशर नहीं था। सबको लगा था कंप्यूटर अपनी लिमिट तक पहुंच जाएगा, लेकिन असल में तो वो अभी रेस की स्टार्टिंग लाइन तक भी नहीं पहुंचा था। चैट फट पड़ती है। तो फ्लिन का कंप्यूटर सच में इतना क्रेजी है? फ्लिन, माफ कर दो, मैं गलत था। फ्लिन असली जीनियस है। फ्लिन लॉन्ग किंगडम का असली टेक गॉड है। मैं दोपहर में उठकर अपनी शॉप चेक करता हूँ। ऑर्डर्स रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे थे। मुझे लगा था ज़ीक के लिए बनाया हुआ कंप्यूटर थोड़ा ट्रैफिक लाएगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। लगता है अब अपग्रेड के लिए पॉइंट्स की टेंशन नहीं रहेगी। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, पॉइंट्स अर्न हो गए हैं। सिस्टम सक्सेसफुली फेज 2 में अपग्रेड हो गया है। क्लास 1 सिविलियन प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी आपके दिमाग में इम्प्लांट कर दी गई है। इसमें एयर कंडीशनर्स, ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी शामिल हैं। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट करती है वो है फेज 3 मिलिट्री ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग। प्रॉब्लम ये है कि फेज 2 से फेज 3 तक अपग्रेड करने के लिए 10 मिलियन पॉइंट्स चाहिए। मैं एक लंबी सांस छोड़ता हूँ। अगर रोज 10,000 पॉइंट्स भी कमाऊं तब भी 100 दिन लगेंगे। मैं सिस्टम में नए ऑर्डर स्क्रॉल करता हूँ और सिर पकड़ लेता हूँ। तुम लोग थोड़ी इमेजिनेशन यूज नहीं कर सकते? मैं सिर्फ कंप्यूटर्स ही नहीं बनाता, जो तुम सोच सकते हो मैं बना सकता हूँ। तभी एक नया ऑर्डर पॉपअप होता है 500,000 का। उसी वक्त मियाँ की स्ट्रीम एक्सप्लोड हो जाती है। वाह, सब लोग फ्लिन के पास कंप्यूटर बनवाने जा रहे हैं और तुम मोटरसाइकिल बनवाने पहुंच गई। ये बुढ़िया सिर्फ फ्लिन की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहती है। करते रहो, एक दिन उल्टा पड़ जाएगा। चैट के कमेंट्स पढ़कर मियाँ का चेहरा अंधेरा हो जाता है। मुझे बुढ़िया बोलना बंद करो। मैं सिर्फ 27 साल की हूँ। मुझे सच में मोटरसाइकिल्स पसंद है, बस मार्केट वाली मेन स्ट्रीम बाइक्स पसंद नहीं। और तुम कह रहे हो मैं क्लाउड चेस कर रही हूँ? वो फिर गुस्से में बोल पड़ती है, ऊपर वाला बंदा बहुत फनी है। हाँ, फ्लिन का कंप्यूटर इंसेन था, लेकिन उसका लुक तो सीधा अगली था। कंप्यूटर केस सबसे सस्ता पार्ट होता है, फिर भी फ्लिन उस पर एक पैसा खर्च नहीं करता। मैं मियाँ का ऑर्डर खोलता हूँ। डियर फ्लिन, मुझे एक मोटरसाइकिल बना कर दो। हर राइडर कहता है कि फास्ट कॉर्नरिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मुझे कॉर्नरिंग बिल्कुल नहीं आती। इसलिए मुझे ऐसी बाइक चाहिए जो सीधी लाइन में बहुत फास्ट हो, जितनी फास्ट हो सके उतनी। और मैं एक लड़की हूँ, इसलिए फ्लिन बाइक बहुत गॉर्जियस होनी चाहिए। लव यू। मियाँ का मैसेज पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो अच्छे वाले गूज़बम्स नहीं थे, क्योंकि एक यंग लड़की मोटरसाइकिल चलाने वाली है। मैं सबसे पहले स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देने का फैसला करता हूँ। स्पीड के लिए सेफ्टी सैक्रिफाइस नहीं की जा सकती। मैं सारी रिक्वायर्ड मटेरियल्स इकट्ठी करता हूँ। टोटल कॉस्ट 12,000। नंबर देखकर दिल दुख जाता है। सीधे 12,000 पॉइंट्स उड़ गए। मैं जल्दी से मोटरसाइकिल का फ्रेम तैयार कर लेता हूँ, लेकिन इंजन और ट्रांसमिशन को बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा। आखिर मोटरसाइकिल की स्पीड इन्हीं दोनों पर डिपेंड करती है। एक्सटीरियर डिजाइन भी काफी मेहनत मांगता है। लगभग 15 दिन बाद मैं अपने हाथों से बनाई हुई मोटरसाइकिल को देखकर संतुष्टि से मुस्कुरा दी। सिस्टम इवैल्यूएशन कंप्लीट। प्लेयर ने इस बिल्ड के लिए 100 का परफेक्ट स्कोर हासिल किया है। मोटरसाइकिल शेल डिजाइन के फील्ड में प्लेयर की अंडरस्टैंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी में ब्रेक थ्रू हुआ है। बोनस 100,000 पॉइंट्स। लगता है सिस्टम इतना भी रिजिड नहीं है। फेज 1 में लैब और रियल वर्ल्ड का टाइम रेशियो 5:1 था, लेकिन फेज 2 के बाद ये सीधा 30:1 हो गया। मतलब लैब के 15 दिन, रियल वर्ल्ड के सिर्फ आधे दिन के बराबर। मैं मोटरसाइकिल पैक करके मियाँ के एड्रेस पर भेज देता हूँ। उधर स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स पर नया हंगामा शुरू हो गया। ओल्ड लेडी का स्ट्रीम टाइटल देखो, फ्लिन की नई मोटरसाइकिल आ गई। क्या बात कर रहे हो? एक दिन भी नहीं हुआ और फ्लिन ने मोटरसाइकिल भी बना दी। चैट में कोई मोटरसाइकिल एक्सपर्ट है? ये स्पीड नॉर्मल भी है क्या? एक व्यूअर रिप्लाई करता है, 10 साल से राइडिंग कर रहा हूँ। इतना ही कहूंगा कि एक दिन में बनी मोटरसाइकिल से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट मत कर। दूसरा बोलता है, मैंने कल ही कहा था ओल्ड लेडी को फ्लिन स्कैम कर रहा है, और अब सच में हो भी गया। क्लासिक फ्लिन, वही पुराना स्कैमर, हर बार की तरह लिमिट क्रॉस कर दी। सोच रहा हूँ 5 लाख में से कितना पॉकेट किया होगा। जब फ्लिन ने ज़ीक का कंप्यूटर बनाया था, मैंने कैलकुलेशन की थी। कस्टम हार्डवेयर इंप्रेसिव था, लेकिन बाकी पार्ट्स मिलाकर 200 से ज्यादा के नहीं थे। मेरी प्रेडिक्शन है 5 लाख में से कम 4 लाख फ्लिन सीधा जेब में डाल लेगा। ये तो लो एस्टिमेट है। अगर 4,50,000
50,000 से कम प्रॉफिट हुआ तो फ्लिन अल्टीमेट स्कैमर के टाइटल का हकदार ही नहीं। कमेंट्स की बारिश रुकने का नाम नहीं लेती थी। एक के बाद एक मैसेजेस आते जा रहे थे। विला के अंदर मिया कंप्यूटर के सामने बैठी ये सब कमेंट्स पढ़ रही थी और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था। मेरी मोटरसाइकिल से तुम लोगों का क्या लेना देना, मुझे पसंद है तो बस वही मैटर करता है। अच्छा हुआ उसने लाइव स्ट्रीम ऑन नहीं की थी। ये हेटर्स कितने अनोइंग हैं। मैं बस शांति से अपना पैकेज अनबॉक्स क्यों नहीं कर सकती? मुझे हर किसी की ओपिनियन क्यों सुननी पड़े? फिर उसने जिद से नाक से हवा निकाली। ठीक है, मैं खुद ही अनबॉक्स करूंगी और तुम में से कोई मेरी नई मोटरसाइकिल नहीं देखेगा। 2-3 गुस्से भरी सांसें भरकर मिया ने बड़ा सा कार्डबोर्ड बॉक्स फाड़ दिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अंदर पड़ी उसकी आंख जोर से फड़कने लगी। फ्लिन, क्या तुमने सच में मुझे स्कैम कर दिया? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही कैसे हो सकता है जैसे हेटर्स कह रहे थे। स्कैमर, स्कैमर। उसके सामने खड़ी मोटरसाइकिल की शेप काफी एरोडायनामिक और स्ट्रीमलाइन थी, लेकिन सुंदर बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। उल्टा ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुराने जंग लगे लोहे को जबरदस्ती घिस कर साफ कर दिया गया हो। जितनी अगली हो सकती थी उतनी अगली। मिया की तो लगभग रोने की हालत हो गई थी, लेकिन ये सब उसी पल रुक गया जब उसने मोटरसाइकिल पर बैठकर की घुमा दी। पेट्रोल, पेट्रोल कहाँ है? फ्लिन, तुम सच में कमीने हो, दुनिया के सबसे बड़े स्कैमर। मैंने 5 लाख दिए और तुम टैंक तक फिल नहीं कर सके। फ्लिन, ये मत सोचना कि मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगी। मैं पहले इस मोटरसाइकिल की स्पीड टेस्ट करूंगी। अगर मुझे पसंद नहीं आई तो सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी। लेकिन पुलिस को बुलाने से पहले एक काम जरूरी था, पेट्रोल खरीदना। उधर टाइगर शार्क प्लेटफॉर्म पर व्यूअरशिप इतनी बढ़ गई थी कि लगभग ज़ीक के पीक स्ट्रीम नंबर्स को टच कर रही थी। सबको मिया की नई मोटरसाइकिल देखने की क्यूरियोसिटी थी। तभी एक व्यूअर ने चैट में मैसेज ड्रॉ किया, गाइस तुम लोग यकीन नहीं करोगे मैंने अभी क्या देखा। अभी मैंने ओल्ड लेडी को देखा है। चैट फट पड़ी। क्या तुमने ओल्ड लेडी को देख लिया? जल्दी फोटो भेजो। उसकी नई मोटरसाइकिल कैसी लगती है? सब लोग बेचैन होकर इंतजार करने लगे। व्यूअर का नाम था लोन वुल्फ। कुछ सेकंड्स तक सस्पेंस बना रहा, फिर आखिरकार लोन वुल्फ ने एक और मैसेज भेजा। मैंने ध्यान से देखा और मुझे बस ओल्ड लेडी गैस स्टेशन पर खुद पेट्रोल खरीदती हुई दिखी। फ्लिन की मोटरसाइकिल कहीं नजर ही नहीं आई। क्या वो चलाकर यहाँ आई थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या ओल्ड लेडी का हॉबी प्रीमियम पेट्रोल जमा करना है? लोन वुल्फ का मैसेज कंफ्यूजन से भरा हुआ था, लेकिन कुछ तेज व्यूअर्स ने तुरंत बात समझ ली। ओल्ड लेडी पेट्रोल खरीदने गई थी, मतलब फ्लिन ने टैंक में पेट्रोल ही नहीं डाला। पक्की बात है, क्लासिक फ्लिन, अल्टीमेट स्कैमर। 100 रुपए का पेट्रोल तक नहीं भरवाया। फ्लिन पर हमेशा भरोसा कर सकते हो, वो तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो जो हमने पहले अंदाजा लगाया था कि फ्लिन ने 5 लाख में से 4.5 लाख पॉकेट किए होंगे, वो भी कम निकला। शायद 4.5 लाख सीधा जेब में गया है। उधर मिया मोटरसाइकिल चला रही थी। राइड सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल थी, लेकिन 70 mph की स्पीड पर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे फास्ट कहा जाए या नहीं। आगे एक बुलेट ट्रेन स्टेशन था। जगह काफी सुनसान थी, इसलिए यहाँ ज्यादा लोग ट्रेन पकड़ने नहीं आते थे, लेकिन सीनरी बहुत सुंदर थी। जब भी मिया परेशान होती थी वो यहाँ आकर कुछ देर अकेली बैठ जाती थी। इससे उसका मूड हमेशा थोड़ा बेटर हो जाता था। फ्लिन, तुम सच में कमीने हो। कम से कम ये जगह मुझे थोड़ा खुश कर देती है, वरना नाइंसाफी से ही मर जाती। लगभग 15 मिनट बाद मिया का मूड काफी ठीक हो चुका था। वो घर लौटने के लिए खड़ी हुई ही थी कि तभी 20s के आखिर में एक यंग आदमी उसके पास आया। क्या मैं आपकी मोटरसाइकिल थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ? अचानक आए इस रिक्वेस्ट से मिया तुरंत सतर्क हो गई। तुम्हें मेरी मोटरसाइकिल क्यों चाहिए? यंग मैन ने पीछे ट्रेन स्टेशन की तरफ देखा और उसकी आंखों में दर्द की एक झलक उभर आई। मेरी 7 साल की गर्लफ्रेंड अभी अभी मुझसे ब्रेकअप करके चली गई है, लेकिन उसने कहा है कि अगर मैं उस बुलेट ट्रेन को पकड़ लूं जिसमें वो बैठी है तो हमारे पास अब भी एक मौका है। प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे कोशिश करने दो। अगर मोटरसाइकिल को नुकसान हुआ तो जो कुछ मेरे पास है सब बेचकर तुम्हें पैसे दे दूंगा। वो सीधा मिया की आंखों में देखता है। उसकी आंखों में सिर्फ बेइंतहा बेचैनी और उम्मीद थी। मिया एक पल के लिए शॉक हो गई। 1 मिनट, मैंने सही सुना? तुम मोटरसाइकिल पर बुलेट ट्रेन का पीछा करना चाहते हो? तुम्हें पता भी है बुलेट ट्रेन कितनी फास्ट होती है? मैं मोटरसाइकिल देने से मना नहीं कर रही, लेकिन तुम उसे पकड़ोगे कैसे? मिया खुद अक्सर बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करती थी। उसे पता था कि उनकी स्पीड कितनी डरावनी होती है, आराम से 300 किलोमीटर पर आवर से ऊपर। कोई मोटरसाइकिल उस स्पीड का मुकाबला कैसे कर सकती थी? और मान लो कर भी सकती हो, तब भी ट्रेन और मोटरसाइकिल बिल्कुल अलग चीजें हैं। कुछ देर पहले ही मिया 70 mph पर राइड कर रही थी और उसे लग रहा था जैसे उसका शरीर आगे उड़ रहा हो और उसकी रूह पीछे भाग रही हो। मुझे पता है ये नामुमकिन है, यंग मैन धीरे से बोला, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ। मुझे डर है कि अगर ये मौका चूक गया तो हमेशा के लिए चला जाएगा। बस एक बार, बस एक आखिरी बार 7 साल के प्यार को हवा के खिलाफ पूरी रोशनी के साथ जलने दो। ये कहते कहते उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मिया वहीं जमसी गई। उसे प्यार का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। वो सच में नहीं समझती थी कि 7 साल की मोहब्बत का मतलब क्या होता है, लेकिन इस पल में उसके सामने खड़ा ये आदमी उसके दिल को छू गया था। उसने हाथ बढ़ाया और मोटरसाइकिल की चाबी उसकी तरफ कर दी। मिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मिस्टर गुड लक। यंग मैन ने चाबी ली और मजबूती से सिर हिलाया। उसी वक्त एक तेज हवा का झोंका गुजर गया। बुलेट ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी। आदमी ने मुड़कर देखा, पलक झपकते ही ट्रेन कई 100 मीटर दूर पहुंच चुकी थी। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और अगले ही सेकंड बूम, हवा को चीर कर एक सोनिक बूम गूंज उठा। मिया के बाल जोर से उसके चेहरे के आसपास उड़ने लगे। उसने देखा कि मोटरसाइकिल रॉकेट की तरह आगे शूट कर गई। वो वहीं की वहीं जमसी गई। ये मेरे चलाने से इतनी अलग क्यों लग रही है? मिया दूर जाते ही मोटरसाइकिल को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखती रही। फिर उसने नजर बुलेट ट्रेन पर डाली जो फुल स्पीड मोड में थी। अगले ही पल उसकी आंख से फट गई। उसकी प्यूपिल जोर से सिकुड़ गई क्योंकि उसने देखा मोटरसाइकिल और बुलेट ट्रेन के बीच का फासला कम होना शुरू हो गया था। मिया के हिसाब से बुलेट ट्रेन कम से कम
270 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, शायद पूरे 300 किलोमीटर प्रति घंटे पर भी। लेकिन उसकी मोटरसाइकिल पर बैठा यंग मैन धीरे धीरे ट्रेन के और करीब पहुंच रहा था। ट्रेन के अंदर जो भी ये सीन देख रहा था, उसकी रीढ़ की हड्डी तक सर्दी दौड़ गई। पूरी ट्रेन में फोन्स निकलने की आवाजें गूंजने लगी। कुछ लोग कैमराज ऑन करके इस अनबिलीवेबल मोमेंट को रिकॉर्ड करने लगे। कुछ तुरंत अपने फ्रेंड्स और फैमिली को मैसेजेस भेजने लगे। लेकिन साथ ही सबके दिमाग में एक ही सवाल था, कोई इतनी स्पीड से मोटरसाइकिल क्यों चलाएगा? क्या इसे अपनी जान की परवाह नहीं? रोड लगभग खाली थी, लेकिन उस स्पीड पर एक छोटी सी गलती भी सीधा मौत का टिकट थी। तभी अचानक किसी ने चीख कर कहा, देखो सब लोग देखो। एक कलेक्टिव गैस ट्रेन के कंपार्टमेंट में गूंज उठा। सब लोग खिड़की की तरफ मुड़ गए। जो मोटरसाइकिल ट्रेन को पीछे छोड़कर नजरों से गायब हो गई थी, वो फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वो रुक चुकी थी। मोटरसाइकिल के पास एक यंग मैन घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसकी आंखों में गहरा प्यार था और वो ट्रेन की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में कुछ था जो वो ऊपर उठाए हुए था। इतनी दूरी से किसी को साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि वो रिंग थी। एक पल के लिए पूरा कंपार्टमेंट खामोश हो गया, फिर अगले ही सेकंड हंगामा मच गया। वो बंदा इतनी स्पीड से सिर्फ हमारी ट्रेन का पीछा कर रहा था। उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, मोटरसाइकिल को लगभग 400 mph तक धकेल दिया, सिर्फ एक इंसान के लिए। दुनिया में कहीं न कहीं कोई लड़की होगी जो इतनी शिद्दत से प्यार की जाती है। खिड़की के पास बैठी एक शांत सी लड़की उस यंग मैन को घुटनों पर बैठा देखती रही और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर स्टेशन पर मिया को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। जब डेरेक ने उसकी मोटरसाइकिल लेकर गया था, तब से उसकी आंखों में चिंता भरी हुई थी। उसे इस बात की टेंशन नहीं थी कि डेरेक मोटरसाइकिल तोड़ देगा और पैसे नहीं दे पाएगा। उसे डर था कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा न हो जाए। जब उसने टेक ऑफ किया था, स्पीड सच में बहुत ज्यादा थी। अब ट्रेन भी नजरों से गायब थी और डेरेक भी। ऑफ कोर्स मिया परेशान थी। प्लीज बस सेफ रहना, वरना मैं जिंदगी भर रिग्रेट करूंगी कि मैंने तुम्हें मोटरसाइकिल दी। तभी दूर से इंजन की हल्की सी आवाज उसके कानों तक पहुंची। मिया ने तुरंत रोड की तरफ देखा। जब डेरेक को मोटरसाइकिल पर बिल्कुल ठीक ठाक लौटते देखा, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। जैसे ही डेरेक उसके पास रुकता है, मिया जल्दी से बोल पड़ती है, कोई बात नहीं, अगर तुम ट्रेन नहीं पकड़ पाए, कम से कम तुमने कोशिश तो की, अब कोई रिग्रेट नहीं होगा, है ना? डेरेक मुस्कुरा दिया। मिस, क्या आप मेरी स्किल्स पर शक कर रही हैं? वैसे फेयर है, इस मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस ही इतनी अनरियल है। इस बाइक पर बुलेट ट्रेन को ना पकड़ पाना सिर्फ मेरे जैसे एमेच्योर राइडर के बस की बात हो सकती है। लेकिन हे, मैं पहले मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट हुआ करता था। डेरेक की बात सुनकर इस बार मिया खुद शॉक हो गई। मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस इतनी क्रेजी है कि बुलेट ट्रेन को पकड़ना इम्पॉसिबल ही नहीं। मिया ने डिसबिलीव भरे चेहरे से पूछा, एक मिनट, तुम कह रहे हो कि तुमने सच में ट्रेन पकड़ ली? डेरेक खुशी से सर हिला देता है। फिर वो मोटरसाइकिल की तरफ मुड़कर देखता है। उसकी आंखों में अभी भी शौक की चमक थी। शुरू में मुझे लगा ट्रेन पकड़ना नामुमकिन है, लेकिन मैं बिना कोशिश किए रिग्रेट नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं मोटरसाइकिल पर बैठा, थ्रॉटल घुमाया, गियर्स चेंज किए और फिर जो हुआ उसने मुझे हिला कर रख दिया। इस मोटरसाइकिल की स्पीड पर जो बुलेट ट्रेन अपनी स्पीड के लिए फेमस है, वो मुझे घोंघे की तरह स्लो लग रही थी। मिया का मुंह खुला का खुला रह गया। डेरेक धीरे से बोला, 600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा, और मुझे पता है कि ये इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड भी नहीं थी, क्योंकि मैंने थ्रॉटल पूरा घुमाया ही नहीं था। फिर उसने मिया की तरफ देखकर हल्का सा हंस दिया। तो मिस, प्लीज मेरे साथ मजाक मत कीजिए। ऐसी मोटरसाइकिल पर बुलेट ट्रेन को ना पकड़ पाना ही असली इम्पॉसिबल बात होती। इस मोटरसाइकिल के साथ बुलेट ट्रेन को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। प्लेन का पीछा करना भी प्रॉब्लम नहीं होगा। डेरेक के चेहरे पर खुशी और शुक्रगुजारी साफ दिख रही थी। जेना ने अभी मुझे मैसेज किया है, वो अगले स्टेशन पर मेरा वेट कर रही है। मिस, थैंक यू, सच में बहुत बहुत शुक्रिया। आप और आपकी मोटरसाइकिल ना होती तो शायद हम सच में हमेशा के लिए अलग हो जाते। डेरेक ने दिल से मिया का शुक्रिया अदा किया। फिर उसने टाइम देखा और थोड़ा गिल्टी होकर बोला, सॉरी मिस, मुझे जल्दी से अगला ट्रेन पकड़ना है। जेना मेरा वेट कर रही है। एक आखिरी बार हार्टफेल्ट थैंक यू कहकर वो स्टेशन की तरफ दौड़ गया। लेकिन डेरेक को ये नहीं पता था कि मिया ने उसके थैंक यू का एक भी शब्द नहीं सुना। फ्लिन की मोटरसाइकिल के बारे में जो कुछ उसने अभी अभी कहा था, उसने मिया का दिमाग ही हैंग कर लिया था। वो चुपचाप मोटरसाइकिल को घूरती रही और मुश्किल से थूक निकल पाई। बुलेट ट्रेन को छोड़ो, ये तो प्लेन का भी पीछा कर सकती है। फ्लिन, मेरे प्यारे फ्लिन, तुमने मेरे लिए आखिर कैसी मोटरसाइकिल बना दी? सॉरी फ्लिन, मैंने पहले तुम पर चिल्लाया था। तुम स्कैमर नहीं हो, तुम पूरी दुनिया की सबसे अमेजिंग बिल्डर हो, और पेट्रोल भी नहीं भरा। बजट शायद बहुत टाइट रहा होगा, है ना? तुमने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया, तुमने मुझे बिल्कुल भी लूट नहीं लिया। उसी पल मिया के दिमाग में फ्लिन की इमेज आसमान छू गई और उसके सामने खड़ी मोटरसाइकिल अब उससे ज्यादा प्यारी कोई चीज नहीं लग रही थी। जो नफरत उसे पहले उसके लुक से थी, वो गायब हो चुकी थी। एक मोटरसाइकिल जो दो लवर्स को फिर से मिला दे और एक रिलेशनशिप को बचा ले। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत मोटरसाइकिल है। 5 स्टार्स फ्लिन, मैं तुम्हें परफेक्ट 10 देती हूँ। घर लौटते वक्त मिया का चेहरा खुशी से चमक रहा था। आते वक्त और जाते वक्त की उसकी फीलिंग्स में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि मोटरसाइकिल और बुलेट ट्रेन वाला सीन इंटरनेट पर ब्लास्ट कर चुका है। लव के लिए मोटरसाइकिल से बुलेट ट्रेन का पीछा टॉपिक सीधा ट्रेंडिंग नंबर 1 पर पहुंच गया। लाखों व्यूअर्स इस लव स्टोरी से इमोशनल हो गए। यांजिंग के कोर्टयार्ड हाउस में फेमस मोटरसाइकिल ब्लॉगर पेटन अपनी ऑडियंस के सामने कैमरा ऑन करके वही वायरल वीडियो चला रही थी। मुझे नहीं पता तुम लोगों ने डिटेल्स नोटिस की या नहीं, लेकिन पूरी क्लिप सिर्फ 9 सेकंड की है और उन 9 सेकंड्स में मोटरसाइकिल 26 इलेक्ट्रिक पोल्स क्रॉस करती है। मेट्रो सिटी म्युनिसिपल प्लानिंग डिपार्टमेंट के लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चेंगुआ बुलेवार्ड पर हर
हर 2 पोल्स के बीच एग्जैक्टली 55 मीटर का गैप है। 55 मीटर 26 पोल्स 9 सेकंड्स। कैलकुलेशन करो और मोटरसाइकिल की स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा निकलती है। पेटन खुद डिसबिलीफ में सिर हिला रही थी। ये अनरियल है, बिल्कुल इनसेन। मैं सालों से मोटरसाइकिल्स चला रही हूँ और मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। वीडियो में मोटरसाइकिल धुंधली नजर आ रही थी, इसलिए उसका डिजाइन साफ दिख नहीं रहा था। लेकिन पेटन के लिए अब लुक्स मैटर ही नहीं करते थे। ऐसी परफॉर्मेंस के सामने अपीयरेंस की कोई वैल्यू नहीं थी। उस मोटरसाइकिल को ओन करना तो दूर की बात है, अगर मुझे सिर्फ एक बार उससे ब्लॉक का चक्कर लगाने का चांस मिल जाए तो मैं अपनी जिंदगी सक्सेसफुल मान लूंगी। जब पेटन अभी भी शॉक में डूबी हुई थी, उसके 1 लाख से ज्यादा व्यूअर्स उसकी एनालिसिस सुनकर हिला दिए गए थे। वीडियो का विजुअल इम्पैक्ट पहले ही बहुत जबरदस्त था, लेकिन मोटरसाइकिल की एक्चुअल स्पीड का अंदाजा किसी को नहीं था। अब जब पेटन ने सारी कैलकुलेशंस एक्सप्लेन की तो लाखों व्यूअर्स के रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुम सीरियस हो? 600 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा? मैं हाईवे पर 120 चलाता हूँ और मुझे लगता है मेरी रूह पीछे रह गई। और इस मोटरसाइकिल की टॉप स्पीड 600 से भी ऊपर है। वो बंदा मरने से डरता नहीं क्या? एक व्यूअर ने मजाक में लिखा, यमराज भी उसे पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सकता। दूसरा बोला, उस स्पीड पर हेलमेट पहनना थोड़ा पॉइंटलेस लगता है। तीसरा कमेंट आया, मैं बस इतना कहूंगा कि उसके 9 सेकंड्स मेरी पूरी जिंदगी से ज्यादा एक्साइटिंग थे। फिर किसी ने लिखा, लेजेंडरी H2R को ही देख लो, हर राइडर का ड्रीम मशीन, लेकिन इस मॉन्स्टर के सामने शायद वो भी नॉर्मल लगने लगे। इसमें 998 सीसी का इंजन है जो 310 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। ये 0 से 400 किलोमीटर पर आवर तक सिर्फ 26 सेकंड्स में पहुंच सकता है, इसीलिए लोग इसे ग्राउंड फ्लाइंग मशीन कहते हैं। 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो नॉर्मल बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा है। लेकिन एक बात मत भूलो, ये सारे रिकॉर्ड्स डेडिकेटेड रेसिंग ट्रैक्स पर अचीव किए गए थे। बिल्कुल स्मूथ रोड्स, स्पेशली इंजीनियर्ड सर्फेसेस और परफेक्ट ट्रैक्शन कंडीशंस। सिर्फ उन आइडियल कंडीशंस में ही लेजेंडरी H2R 400 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। लेकिन चेंगुआ बुलेवार्ड, वहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। रोड पर क्रैक्स होंगे, पॉट होल्स होंगे, अनइवन सरफेस होगी, और फिर भी उस मोटरसाइकिल ने 600 किलोमीटर पर आवर क्रॉस कर दिया। पेटन ने कैमरा की तरफ देखा। तुम लोग समझते हो इसका मतलब क्या है? मतलब उस मोटरसाइकिल का इंजन, ट्रांसमिशन और स्टेबिलिटी मार्केट के हर ब्रांड से कई लेवल्स ऊपर है। सिर्फ एक लेवल नहीं, कई लेवल्स। वरना अंगूठे जितना छोटा पत्थर भी 600 किलोमीटर पर आवर पर मोटरसाइकिल को सीधा मौत में भेज सकता था। फिर पेटन ने एक और पॉइंट उठाया, और एक चीज और है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। वीडियो सिर्फ 9 सेकंड्स का है, लेकिन एक्चुअल चेज 9 सेकंड से बहुत लंबी थी, शायद 2 मिनट से भी ज्यादा। लेजेंडरी H2R अगर अपनी टॉप स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर पर चले तो उसका इंजन लगभग 1 मिनट में ही ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन ये मोटरसाइकिल 600 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड पर 2 मिनट से भी ज्यादा चली और एक भी प्रॉब्लम नहीं आई। पेटन ने गहरी सांस ली। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। इस मोटरसाइकिल ने मेरी सारी नॉलेज को तोड़ दिया। अगर कोई इसे मोटरसाइकिल वर्ल्ड का अनडिस्प्यूटेड किंग कहे तो मुझे उसमें जरा भी एग्जैजरेशन नहीं लगता। एनालिसिस खत्म होते होते पेटन की आंखों में एक्साइटमेंट छिप नहीं रही थी और उसके व्यूअर्स वो पूरी तरह स्टन्ड थे। मतलब वीडियो वाली मोटरसाइकिल को सच में दुनिया की सबसे पावरफुल मोटरसाइकिल कहा जा सकता है। किसी ने चैट में लिखा, लेजेंडरी H2R की कीमत ही $720,000 है, तो ये मोटरसाइकिल जो H2R से कई टीयर्स ऊपर है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? मिलियंस, शायद टेंस ऑफ मिलियंस। उधर मिया का मूड इतना अच्छा था कि उसने कैजुअली स्ट्रीम स्टार्ट कर दी। आज मूड बहुत अच्छा है, चलो आधा घंटा स्ट्रीम करते हैं। जैसे ही व्यूअर्स ने उसकी चीयरफुल वॉइस सुनी, चैट 1 सेकंड के लिए शांत हो गई, फिर सुनामी की तरह फट पड़ी। रुको, मैंने सही सुना, ओल्ड लेडी का मूड अच्छा है? क्या इसका सर कहीं दरवाजे में फंस गया था? अल्टीमेट स्कैमर फ्लिन ने लूट लिया और ये खुश है? ये हजम नहीं हो रहा, बिल्कुल हजम नहीं हो रहा। ओल्ड लेडी को तो रो रो कर बुरा हाल होना चाहिए था। मैं तो उसे रोते देखने आया था। किसी ने मजाक में लिखा, गाइज क्या ओल्ड लेडी फ्लिन पर फिदा हो गई है? जिस आदमी से प्यार करते हो उसके हाथ से स्कैम होना भी एक तरह की खुशी होती है ना। चैट उसकी रोस्टिंग करने लगी। तुम लोग सीरियस हो? मिया गुस्से में जवाब देने ही वाली थी, क्या मैं इतनी डेस्परेट लगती हूँ? लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक उसके मुंह से जोर की चीख निकल गई। स्ट्रीम देख रहे सारे व्यूअर्स उछल पड़े। जब सबने फिर से स्क्रीन की तरफ देखा तो उनकी सांसें अटक गईं। क्रैश! मिया और उसकी मोटरसाइकिल दोनों रोड के किनारे गिर चुकी थी। आगे लेफ्ट साइड पर एक स्लीक फरारी F90 रुक चुकी थी। फरारी पार्क होते ही एक फैशनेबल लेकिन थोड़ा फेमिनिन लुकिंग आदमी बाहर निकला। उसने जमीन पर पड़ी मिया की तरफ तक नहीं देखा, सीधा अपनी $multi-million सुपर कार के पास गया और उसका इंस्पेक्शन करने लगा। फिर मुड़कर मिया को घूरा, अपना घर बेचने की तैयारी कर लो। उसकी बात सुनकर मिया एक पल के लिए हैरान रह गई। दर्द से दांत भींच कर वो जमीन से खड़ी हुई। तुम ही मेरी लेन में कट मार कर आए थे और गलती मेरी बता रहे हो? आदमी ने मजाक उड़ाने वाली हंसी छोड़ी। उसके सफेद चेहरे पर तंज भरी मुस्कान आ गई। मजाक कर रही हो? रोड पर ध्यान नहीं था तुम्हारा? तुम मोटरसाइकिल गर्ल्स भी ना? पता भी है मेरी कार की स्क्रैच रिपेयर करवाने में कितना खर्चा आता है? मिया गुस्से से कांप उठी। तुम्हारी कार को डैमेज हुआ है, लेकिन मेरी मोटरसाइकिल को भी नुकसान हुआ है। ये कहकर उसने नजर उस मोटरसाइकिल पर डाली जो कोलिजन में टकरा गई थी और उसी पल उसका दिल 1 सेकंड के लिए रुक सा गया। रिची ली की फरारी पर सिर्फ एक स्क्रैच आई थी, लेकिन मिया की मोटरसाइकिल का आउटर शेल बुरी तरह डैमेज हो गया था और अगर उस शेल ने ज्यादातर इम्पैक्ट अब्सॉर्ब ना किया होता तो मिया की टांग पर सिर्फ एक छोटा कट नहीं, उससे काफी ज्यादा सीरियस इंजरी होती। ठीक है, रिची ली ने बेपरवाही से हाथ हिला दिया। जो तुम कहना चाहती हो कह लो, मेरा टाइम बहुत कीमती है और मैं तुम पर और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम मुझ पर 5 मिलियन की कर्जदार हो और तुम्हारी इस कबाड़ मोटरसाइकिल के लिए मैं तुम्हें $3,000
उधार दे देता हूँ। 5 मिलियन? मिया का गुस्सा फट पड़ा। क्या तुम दिन दहाड़े लूट मार करते हो? रिची ली ने उसकी तरफ देखा और फिर तंज भरी हंसी हंसा। 5 मिलियन तुम्हें महंगा लग रहा है? अगर अफोर्ड नहीं कर सकती तो खुद को थोड़ा ध्यान से देखो। इतने सालों में मेहनत की भी है या नहीं? सैलरी कभी बढ़ी भी है? ऐसा ना हो कि जब सच में पैसे की जरूरत पड़े तब पता चले कि तुम कुछ भी नहीं हो। फिर उसने कंधे उचका दिए। जो भी हो, मैं बात खत्म करता हूँ, पुलिस को बुला लेता हूँ, वही डिसाइड कर लेगी। रिची ली फोन निकालने लगा। मिया ने दांत भींच लिए। 5 मिलियन? ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने स्पोर्ट्स कार पहले कभी देखी नहीं। इसकी पूरी रीपेंट और रिपेयर मिलाकर मैक्सिमम 2 लाख रुपए लगेंगे। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी मोटरसाइकिल भी रिपेयर करनी होगी और मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे मेरी मोटरसाइकिल वैसी ही चाहिए जैसे पहले थी। ये कहते हुए उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। फ्लिन की बनाई हुई मोटरसाइकिल अब उसके लिए बहुत स्पेशल थी। उसका डेंट हुआ और टेढ़ा मेढ़ा शेल देकर उसका दिल टूट रहा था। रिची ली जोर से हंस पड़ा। पूरे वर्ल्ड में देख लो, मेरी फरारी F90 यूनिक है, वन ऑफ अ काइंड। खुद मैनजन ने डिजाइन की है। और तुम्हारी एक कबाड़ मोटरसाइकिल, तुम चाहती हो मैं इसे रिपेयर करवाऊं? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं 1 घंटे में जितना कमाता हूँ उससे तुम्हारी पता नहीं कितनी मोटरसाइकिल खरीद सकता हूँ। उसने पॉकेट से बैंक कार्ड निकाला और जमीन पर फेंक दिया। इसमें 100,000 है, तुम्हारी मोटरसाइकिल के लिए काफी है। फिर उसने मोटरसाइकिल को घिन से देखा। ये चीज इतनी अगली है, बिल्कुल घटिया। 1 सेकंड और देख लूं तो मेरी आंखों की बेइज्जती हो जाएगी। अब मैंने पैसे दे दिए हैं, ये मोटरसाइकिल मेरी हुई। फिर उसने पास खड़े एक बहुत बड़े आदमी की तरफ देखा। टैंक, इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। तभी सबको पता चला कि रिची ली की कार से एक और आदमी भी उतरा था। ये जायंट बॉडीगार्ड टैंक था। रिची का ऑर्डर सुनते ही वो धीरे धीरे मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते से एक ईंट भी उठा ली। उसके चेहरे पर कोई मजाक नहीं था, वो सच में मोटरसाइकिल तोड़ने वाला था। ईंट पकड़े हुए उस पहाड़ जैसे आदमी को देखकर मिया का डरना नेचुरल था, लेकिन वो अपनी प्यारी मोटरसाइकिल को आंखों के सामने बर्बाद होते नहीं दे सकती थी। रुको रुको, मेरी मोटरसाइकिल को मत छुओ। उसने हिम्मत जोड़कर बॉडीगार्ड का रास्ता रोक लिया, लेकिन टैंक ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस एक धक्का दिया और मिया साइड में गिर गई। बॉडीगार्ड ने ईंट को सर के ऊपर उठा लिया। अगले ही पल वो मोटरसाइकिल पर दे मारने वाला था। मिया की आंखों से आंसू तुरंत बहने लगे। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरी मोटरसाइकिल को मत तोड़ना। और उसी पल सब कुछ बदल गया। पता नहीं कहां से कई सूट पहने हुए आदमी वहां आ गए। उन्होंने टैंक को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो 7-8 मीटर दूर जा गिरा। मिया अभी समझ भी नहीं पाई थी कि क्या हुआ, तब तक एक सिल्वर बालों वाला फॉरेन ओल्ड मैन भागते हुए आया। वो लगभग मोटरसाइकिल के पास घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका चेहरा दर्द से भर गया। ओह गॉड, ये किसने किया? किसने किया? मैं लॉर्ड के नाम पर उसे श्राप दूंगा, श्राप दूंगा। ये बोलते बोलते ओल्ड मैन की आंखें नम हो गई। वो सच में रो रहा था। सिर्फ मिया ही नहीं, रिची ली भी कंफ्यूजन में पड़ गया। लेकिन ओल्ड मैन और उसके साथ आए शार्प सूटेड फॉरेनर्स को देखकर रिची भी ज्यादा अकड़ नहीं दिखा पाया। तुम लोग हो कौन? रिची ली की आवाज हवा में गूंजी, लेकिन फौरन ओल्ड मैन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो अब भी खुद से कुछ बोल रहा था। फिर अचानक उसने एक्साइटमेंट से मिया की तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे उसने दुनिया का सबसे कीमती खजाना देख लिया हो। मिस, ये मोटरसाइकिल क्या ये फ्लिन ने बनाई है? मेरी आदरणीय लेडी, मेरा नाम मोल्डर है। मैं क्राइसलर ग्रुप का लॉन्ग किंगडम रीजनल डायरेक्टर हूँ। सिल्वर बालों वाले ओल्ड मैन ने बहुत अदब से झुककर कहा। 20 मिनट पहले हमारी इंटेलिजेंस डिवीजन ने डेरेक नाम के एक आदमी को लोकेट किया। डेरेक से बात करने के बाद हमें पता चला कि वो मिराकुलस मोटरसाइकिल जिसने 600 किलोमीटर पर आवर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपकी क्राइसलर ग्रुप की तरफ से मैं आपको हमारी सबसे गर्मजोशी भरी ग्रीटिंग्स देता हूँ और विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस मैग्निफिसेंट मोटरसाइकिल को हमें बेचने पर विचार करेंगी? निश्चिंत रहिए, हम आपको बहुत ही सैटिस्फाइंग प्राइस देंगे। ओल्ड मैन की चमकती हुई आंखें मिया को सच में अनकंफर्टेबल कर रही थी और फ्लुएंट मैंड्रिन में बोली गई उसकी बातों ने मिया का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक कर दिया। उधर स्ट्रीम देख रहे लाखों व्यूअर्स भी कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर चैट सीधा एक्सप्लोड कर गई। रुको, क्या मैंने सही सुना? वो ओल्ड मैन कह रहा है कि ट्रेन चेज वाली मोटरसाइकिल ओल्ड लेडी की है, वही लेजेंडरी मोटरसाइकिल जिसके बारे में हर ब्लॉगर पागल हुआ फिर रहा है, और वो फ्लिन ने बनाई है। अरे सब तो कह रहे थे ये कोई कॉर्पोरेट मार्केटिंग स्टंट था। बेब, मुझे थप्पड़ मार, मुझे लग रहा है मैं हेल्यूसिनेट कर रहा हूँ। मिया अभी भी शॉक में खड़ी थी। ये देखकर मोल्डर ने धीरे से रिची ली की तरफ देखा। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा था। उसने बस हल्का सा हाथ हिलाया और तुरंत सूट पहने हुए आदमी रिची ली की तरफ चल दिए। ये देखकर रिची ली का गला सूख गया। उसने मुश्किल से थूक निकला, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये कानून वाला देश है, मारपीट एक क्राइम है। बैंग। रिची ली अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक जोर की आवाज गूंजी। सूट वाले आदमी उसकी तरफ जा ही नहीं रहे थे। वो सीखा उसकी $multi-million फरारी के पास पहुंच गए और बटन निकालकर कार पर बरसा दिए। बैंग बैंग बैंग। लोहे पर लोहा पड़ने की आवाज पूरे एरिया में गूंजने लगी। कुछ ही सेकंड्स में रिची ली की शान, उसकी फरारी एक बेकार स्क्रैप मेटल के ढेर में बदल गई। ये सब देखकर रिची ली की आंख लगातार भड़कने लगी, लेकिन इन पावरफुल फॉरेनर्स के सामने उसकी हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी बोल सके। उधर मिया भी आखिरकार अपने शौक से बाहर आई। सामने का सीन देखकर उसकी आंखें फट गईं। मिस्टर मोल्डर, मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि मैं मोटरसाइकिल आपको बेचूंगी। मिया को लगा मोल्डर ये सब उसका सपोर्ट करने के लिए कर रहा है, लेकिन उसकी बात सुनकर ओल्ड मैन ने धीरे से सिर हिला दिया। मेरी आदरणीय लेडी, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आप मोटरसाइकिल बेचेंगी या नहीं। इस आदमी ने ह्यूमैनिटी के लिए भगवान के गिफ्ट को डैमेज किया है। ऑफ कोर्स मुझे उसे जवाबदेह बनाना ही था। मोल्डर ने मोटरसाइकिल की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था। क्या परफेक्ट मशीन थी, और अब इस मूर्ख की वजह से डैमेज हो गई। उसने अफसोस से सिर हिलाया और फिर रिची ली की तरफ ठंडी नजर से देखा। तुम्हारी कार डिस्ट्रॉय हो चुकी है। क्राइसलर ग्रुप
तुम्हें बिल्कुल वैसे ही एक और कार दे देगा, लेकिन इस मोटरसाइकिल को जो नुकसान तुमने पहुंचाया है उसके लिए क्राइसलर ग्रुप इस आदरणीय लेडी की तरफ से पूरी लीगल प्रोसिक्यूशन करेगा। अगर मोटरसाइकिल शेल को ओरिजिनल कंडीशन में रिस्टोर किया जा सकता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो तुम सबसे सिवियर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करोगे। क्राइसलर ग्रुप का पूरा लीगल डिपार्टमेंट इस केस को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाएगा। मोल्डर की आवाज हर शब्द के साथ और ठंडी होती गई। फिर उसने आखिरी वार किया, और उससे पहले तुम्हें एक बात समझ लेनी चाहिए, ये मोटरसाइकिल शेल सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये इस मोटरसाइकिल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है। इस लेवल की टेक्नोलॉजी दुनिया में पहले कभी देखी ही नहीं गई है। मोल्डर के शब्द हथौड़े की तरह रिचिली के दिमाग पर गिरते गए। रिचिली पूरी तरह सुन्न हो गया जब उसे समझ आया कि अब उसका सामना एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की पूरी लीगल टीम से होने वाला है। उसके पैर कांपने लगे, सच में कांपने लगे। अब सबको समझ आ गया कि रीजनल डायरेक्टर मोल्डर मिया के लिए इतना आगे क्यों गया था। इस सब के पीछे असली वजह फ्लिन की बनाई हुई मोटरसाइकिल थी। मिस्टर मोल्डर, मैं सच में आपका जितना शुक्रिया करूं कम है, लेकिन फिर भी मैं ये मोटरसाइकिल आपको नहीं बेच सकती। हाँ, आप फ्लिन को ऑर्डर दे सकते हो। आप फ्लिन को जानते हो ना, ये मोटरसाइकिल खुद फ्लिन ने बनाई है। जैसे ही मिया फ्लिन का नाम लेती है उसका रिएक्शन एक हार्डकोर फैन गर्ल जैसा लगता है, लेकिन मोल्डर बस कड़वी सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला देता है। जब हमने आपको ढूंढ ही लिया था तो हमें नेचुरली पता चल गया था कि ये मोटरसाइकिल असल में कहाँ से आई है। हमने तुरंत मिस्टर फ्लिन को ऑर्डर दिया और ऑफिशियली पार्टनरशिप का प्रपोजल भी भेजा, लेकिन मिस्टर फ्लिन का जवाब बहुत सिंपल था, इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मिस्टर फ्लिन सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचते हैं, पेटेंट्स नहीं। हाँ, अगर हम खुद उनकी मोटरसाइकिल की टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियर कर लेते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कुछ लाइसेंसिंग फीस देनी होगी, इसीलिए हम इतने डेस्परेट हैं। फिर मोल्डर उम्मीद भरी नजरों से मिया की तरफ देखते हुए बोलता है, ऐसा कैसा रहेगा मेरी रिस्पेक्टेड लेडी, मैं क्राइसलर ग्रुप की तरफ से इस कमाल की मोटरसाइकिल को रेंट पर लेना चाहता हूँ। हमें सिर्फ 3 दिन चाहिए, 3 दिन बाद मैं इसे बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में वापस कर दूंगा। ये सुनकर मिया मना नहीं करती, आखिर सिर्फ 3 दिन की ही तो बात है। उधर लाइव स्ट्रीम देख रहे मिलियंस व्यूअर्स का चार्ट फिर से ब्लास्ट हो जाता है। यही है मेरा आइडल फ्लिन, कितना कूल बंदा है, सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचता है, पेटेंट्स कभी नहीं। क्राइसलर जैसी जायंट कंपनी के सामने भी फ्लिन जरा सा नहीं झुका। मैं इमेजिन कर सकता हूँ फ्लिन ने कितनी बड़ी अमाउंट रिजेक्ट की होगी। ऑब्वियसली 10 मिलियन की मोटरसाइकिल, और मोल्डर खुद कह रहा था कि सिर्फ टेक्नोलॉजी की वैल्यू ही 9 फिगर्स में है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि फ्लिन की मोटरसाइकिल की टेक्नोलॉजी किसी भी प्राइस टैग से ऊपर है। फ्लिन हर चीज में परफेक्ट है। बस ऑर्डर क्यू बहुत लंबी है, मेरा नंबर कब आएगा। व्यूअर्स लगातार बहस करते रहते हैं और डिस्कशन खत्म होने का नाम नहीं लेता। इस बीच जो लोग तेज दिमाग वाले थे वो सीधा मेरी स्ट्रीम में घुस चुके थे। जैसे हमेशा मेरा चैनल सिर्फ ऑर्डर्स लेने के लिए यूज होता है। मैं नॉर्मली स्ट्रीम करता ही नहीं, लेकिन इस वक्त मेरे चैनल का व्यूअर काउंट आसमान छू रहा था। 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, नंबर्स पागलपन की स्पीड से बढ़ते जा रहे थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ऑर्डर्स की प्राइसेस हद से ज्यादा क्रेजी थी। करंट टॉप 10 में सबसे कम प्राइस वाला ऑर्डर भी 1 मिलियन क्रॉस कर चुका था। हर कोई मुझसे एक मोटरसाइकिल चाहता था। टॉप 5 में सारे बड़े मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स थे और उनकी ऑफर्स 3 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। साफ था कि उनका गोल भी क्राइसलर ग्रुप जैसा ही था, मेरी मोटरसाइकिल खरीद कर उसकी टेक्नोलॉजी को स्टडी करना। लेकिन उनकी बदकिस्मती ये थी कि अब तक मैंने एक भी ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया था, और सच कहूँ तो मैं स्ट्रीम पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ मोटरसाइकिल लवर्स का सब्र टूट रहा था। वो सीधा क्राइसलर ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट पर टूट पड़े। आखिर इस वक्त क्राइसलर ही इकलौती कंपनी थी जिसके पास फ्लिन की मोटरसाइकिल थी, और चाहे मैं ऑर्डर्स लेना शुरू भी कर दूं, ज्यादा से ज्यादा एक ही ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन अगर क्राइसलर कोई ब्रेक थ्रू कर लेता है तो सब कुछ बदल सकता है। शायद कुछ ही वक्त में हर किसी के पास फ्लिन मोटरसाइकिल हो। ओए क्राइसलर, फ्लिन की मोटरसाइकिल का राज समझ आया या नहीं? हम सब वेट कर रहे हैं, बस बना दो यार। अगर एग्जैक्ट कॉपी बना ली तो हम सब तुमसे ही खरीदेंगे। कम ऑन क्राइसलर, हमारे मोटरसाइकिल ड्रीम्स तुम्हारे भरोसे हैं। कावासाकी ग्रुप, क्या क्राइसलर ये कर भी पाएगा? अगर नहीं कर सकता तो हमें दे दो। सुजुकी मोटरसाइकिल्स भी वही कह रहा है। कावासाकी सही बोल रहा है, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो साइड हो जाओ, जगह घेर की मत बैठो और कुछ करो। इस वक्त क्राइसलर ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट का कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा बैटलफील्ड बना हुआ था, और प्रेशर डालने वाले सिर्फ नॉर्मल मोटरसाइकिल फैंस ही नहीं थे। अब तो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स भी क्राइसलर ग्रुप पर प्रेशर डालने लगे थे, और इतने भयानक प्रेशर के नीचे क्राइसलर की ऑफिशियल वेबसाइट ने जल्दी ही एक ऑफिशियल रिस्पॉन्स जारी कर दिया। मिस्टर फ्लिन द्वारा बनाई गई मोटरसाइकिल का कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करने के बाद हमें क्राइसलर ग्रुप के सभी फैंस और फॉलोअर्स को ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिन्हें हम अपनी करंट कैपेबिलिटी के साथ रेप्लिकेट नहीं कर सकते। हमारे एस्टिमेशन के मुताबिक इसमें कम से कम 3 साल लगेंगे। दूसरी बात, हमारी टेस्टिंग से पता चला है कि इस मोटरसाइकिल की असली टॉप स्पीड सिर्फ 600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं है। ये 798 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, यानी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे। और इसकी वजह ये है कि मिस्टर फ्लिन ने सबसे बेस्ट मटेरियल्स का यूज नहीं किया। ऐसा लगता है कि उन्होंने जानबूझकर कुछ कंपोनेंट्स पर कॉस्ट कटिंग की है। अगर मिस्टर फ्लिन ने कॉस्ट कटिंग ना की होती तो हमारा मानना है कि इसकी स्पीड आराम से 800 किलोमीटर प्रति घंटे क्रॉस कर सकती थी। और आखिर में क्राइसलर ग्रुप मिस्टर फ्लिन को पार्टनरशिप के लिए ओपन एंडेड इन्विटेशन देता है। वो मोटरसाइकिल दुनिया का फ्यूचर और उम्मीद है। उसकी वजह से मोटरसाइकिल्स और भी ज्यादा चमकेंगे। क्राइसलर का ये अनाउंसमेंट एक से बढ़कर एक बॉम्बशेल से भरा
भरा हुआ था। जैसे ही ये रिलीज हुआ ऐसा लगा जैसे शांत झील में किसी ने एक विशाल पत्थर फेंका हो। हर तरफ शॉक वेव्स फैल गई। सिर्फ व्यूअर्स ही नहीं, बड़े बड़े मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स भी कुछ पल के लिए खामोश हो गए। मैं तो सुन्न हो गया हूँ, बिल्कुल सुन्न। 600 तो टॉप स्पीड भी नहीं थी, 800 तो आराम से टच कर सकती है। फ्लिन ने मोटरसाइकिल नहीं, जमीन पर उड़ने वाली मशीन बना दी है। मोटरसाइकिल्स उसकी वजह से और ज्यादा चमकेंगे। याद रखो, ये पब्लिकली ट्रेडेड कॉर्पोरेशन का फ्लिन के बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब समझ आया फ्लिन ने क्यों कहा था जितना मर्जी स्टडी कर लो। उसने तो लाइसेंसिंग फीस में डिस्काउंट तक ऑफर कर दिया था। फ्लिन को शुरू से पता था कि क्राइसलर कुछ भी क्रैक नहीं कर पाएगा। क्या सिर्फ मैंने ही मटेरियल्स पर कॉस्ट कटिंग वाली लाइन नोटिस की? फ्लिन ने सच में बुद्धि आंटी को लूट लिया। अच्छे तरीके से बोलो तो मटेरियल्स बचाए, सीधा बोलो तो सीधा कट कॉर्नर्स किया। फ्लिन अपने अल्टीमेट स्कैमर टाइटल पर खरा उतरता है। उसकी स्किल्स पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन उसकी ऑनेस्टी को ज्यादा ध्यान से मत देखना। मैं तो हंसी से पागल हो रहा हूँ। बहुत से व्यूअर्स जिन्हें मोटरसाइकिल्स में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, अब अपनी इमेजिनेशन खोलकर मुझे हर तरह के अजीबोगरीब ऑर्डर्स भेजने लगे। शहर के बाहर मेरे वर्कशॉप में मैं ऑनलाइन हो रहे इस हंगामे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। जैसे ही मुझे पता चला कि मिया के लिए बनाई गई मोटरसाइकिल ने पूरे देश में सेंसेशन क्रिएट कर दिया है, मैंने सबसे पहले सिस्टम स्टोर से बहुत सारा इक्विपमेंट खरीदा और अपनी शॉप के पीछे वाले वेयरहाउस में सेट कर दिया। मुझे अच्छी तरह पता था कि फेम के साथ प्रॉब्लम्स भी आती है। इतना अटेंशन मिलने के बाद देर या जल्दी कोई ना कोई इस छोटे वर्कशॉप को एक्सपोज कर ही देगा, और अगर उन्हें पता चल गया कि ये बस एक खाली शेल है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। खुशकिस्मती से पीछे एक बहुत बड़ा वेयरहाउस था, इसलिए मैंने सिस्टम स्टोर में जाकर ढेर सारा इक्विपमेंट खरीदा और सीधा वेयरहाउस में शिफ्ट कर दिया। अब पहली नजर में मेरा वर्कशॉप सच में एक प्रोफेशनल वर्कशॉप लगने लगा था, लेकिन इस इक्विपमेंट ने मेरे 2 ऑर्डर से कमाए हुए लगभग सारे पैसे उड़ा दिए। मेरे अकाउंट में अब $2000 से भी कम बचे थे। वेयरहाउस सेट करते वक्त जो मिट्टी और ग्रीस लग गई थी, उसे हाथों से साफ करते हुए मैं वापस कंप्यूटर के सामने बैठ गया। अब तीसरा ऑर्डर लेने का वक्त था। सिस्टम अपग्रेड के लिए चाहिए 10 मिलियन पॉइंट्स का टारगेट अभी भी बहुत दूर था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना स्ट्रीम पेज खोला और शॉप इंप्रेशन सेक्शन के नीचे वाले टैग वर्ड्स देखे, मेरी आंख खड़कने लगी। टेक गॉड 1.08 मिलियन लाइक्स, स्नेल स्पीड 9,60,000 लाइक्स, द स्ट्रीमर हु नेवर स्ट्रीम्स 7,40,000 लाइक्स। अगर ये सब टैग फिर भी थोड़े बहुत ठीक है, तो अल्टीमेट स्कैमर पे 5.78 मिलियन लाइक्स। ये क्या बकवास है? मैं अंदर ही अंदर भुनभुनाया। यार मैंने बस थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की थी, मटेरियल्स पर ही क्यों अटके हुए हो? थोड़ा बड़ा पिक्चर भी देख लिया करो। मैं खुद से ही शिकायत करने लगा। जो भी हो, स्कैमर वैमर कुछ नहीं, ये सब सिस्टम की वजह से हुआ था। और वैसे भी लोगों को सिर्फ इतना पता है कि मैंने पैसे कमाए हैं, एग्जैक्ट अमाउंट तो वो कभी गेस भी नहीं कर सकते। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये सोच ही रहा था कि अचानक सिस्टम का नोटिफिकेशन मेरे सर पर बिजली बनकर गिरा। डिंग, पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट की जा रही है, एस्टिमेटेड कंप्लीशन 1 वीक के अंदर। सिस्टम की मैकेनिकल आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी, लेकिन इस बार वो आवाज मुझे बर्फ से भी ज्यादा ठंडी लगी। पूरे 10 सेकंड तक मैं चुप रहा, फिर अचानक फट पड़ा। सिस्टम, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं कोई पब्लिकली लिस्टेड कंपनी नहीं हूँ, एक छोटा सा वर्कशॉप चलाता हूँ। तू फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश क्यों करेगा? प्राइसेस तूने फिक्स करवाए और अब मुझे ही सबके सामने फंसाने जा रहा है। तो इंसान है भी या नहीं? या तुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा जी चुका हूँ और अब कस्टमर्स से मेरी पिटाई करवानी है? गुस्से में मेरी सांसें तेज चल रही थी और आंखों में ऐसी किलिंग इंटेंट थी जैसे सच में किसी को खा जाऊंगा। अच्छा हुआ सिस्टम का कोई फिजिकल बॉडी नहीं था, वरना मैं उसका गला दबा देता। लेकिन सिस्टम ने मेरे गुस्से का एक भी जवाब नहीं दिया, पूरी तरह साइलेंट। मैं गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता हूँ। सिस्टम से बहस करना बेकार था, ये चीज सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए बनी थी। मैं कुर्सी पर सीधा बैठ गया और मुंह बनाकर ऑर्डर्स ब्राउज करने लगा, लेकिन ऑर्डर्स की लंबी लिस्ट और उनकी आसमान छूती प्राइसेस देखकर मेरा मूड धीरे धीरे ठीक होने लगा। क्राइसलर ग्रुप के अनाउंसमेंट के बाद कि मेरी मोटरसाइकिल की टेक्नोलॉजी अभी रेप्लिकेट नहीं की जा सकती, सारे बड़े मैन्युफैक्चरर्स ने गिव अप कर दिया था। प्राइसेस अब और ऊपर नहीं जा रही थी, लेकिन टॉप ऑफर्स अब भी 3 मिलियन से 3.5 मिलियन के बीच थे। इतने पैसे में अगर मैं कुछ और मोटरसाइकिल ऑर्डर्स ले लूं, तो सिस्टम फेज 3 अपग्रेड के लिए चाहिए 10 मिलियन पॉइंट्स जल्द ही कलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अपग्रेड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए चैलेंज एंजॉय करना और अपनी लिमिट्स पुश करना था, वरना जब सिस्टम फेज 3, 4 या 5 या 6 तक पहुंच जाएगा, उसकी कैपेबिलिटीज तो रॉकेट की तरह बढ़ जाएंगी, लेकिन शायद मैं ही उसके पेस के साथ मैच ना कर पाऊं। ये सोचकर मैंने काम रोक दिया और डिसाइड किया कि थोड़ा वेट करता हूँ, शायद कोई और इंटरेस्टिंग ऑर्डर आ जाए, और अगर कुछ नहीं आया तो हाईएस्ट पेइंग ऑर्डर ही एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन उसी वक्त एक नया ऑर्डर अचानक डैशबोर्ड पर पॉपअप हुआ और सीधा नंबर 1 स्पॉट पर पहुंच गया। पहले जो टॉप ऑर्डर था 3.5 मिलियन वाली मोटरसाइकिल रिक्वेस्ट, वो पल भर में पीछे छूट गई। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया और नए ऑर्डर की डिटेल्स खोलकर देखने लगा। पहली नजर में मेरी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई, लेकिन जब मैंने उसे 2 बार और पढ़ा, मेरी आंखें धीरे धीरे चमकने लगी। तुम ही हो? मैंने बिना झिझक ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट बटन दबाया, इंटरनेट फट पड़ा। टाइगर शार्क प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अपनी शॉप चलाता था, मिलियंस व्यूअर्स उस ऑर्डर को घूर रहे थे और सबके जबड़े खुले के खुले रह गए। क्या सीरियसली? ये तो डॉक्स है। होली क्रैप, ये सच में रे है क्या? फ्लिन की रेपुटेशन रे तक पहुंच गई। रुको, क्या ये रे का ऑफिशियल अकाउंट है? उसने फ्लिन को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑर्डर दिया है। क्वेश्चन ही मत करो, बिल्कुल रियल है। 9.99 मिलियन। मैं तो रे की प्राइसिंग आंख बंद करके भी पहचान सकता हूँ। रे, तुम कर क्या रहे हो? उस 9.99 मिलियन में से फ्लिन कितना पॉकेट करेगा? फ्लिन प्रोडक्ट बेचता है, पेटेंट्स नहीं। एक कार के लिए लगभग 10 मिलियन देना पागलपन है। मुझे लग रहा है कि फ्लिन नाम का स्कैमर इतने दिन से फिशिंग कर रहा था और अब उसने सबसे बड़ी मछली पकड़ ली है। क्या ये वही ऑर्डर है जिससे 10 मिलियन कमाकर रिटायरमेंट ली जा सकती है? अगर हाँ, तो फ्लिन एक ही ऑर्डर में रिटायर हो सकता है। मुझे बस इतना पता है कि हमारे
प्यारे रे को फ्लिन बुरी तरह लूटने वाला है। मोटरसाइकिल और कार में जमीन आसमान का फर्क होता है, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इसमें जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है वो बिल्कुल अलग लेवल की है। एक इंसान अकेले ऐसा नहीं बना सकता। हाँ सही कहा। लेकिन याद है जब फ्लिन ने मिया की मोटरसाइकिल बनाई थी तब भी तुम लोग यही बोल रहे थे। तब तुम कह रहे थे कंप्यूटर्स और मोटरसाइकिल्स बिल्कुल अलग चीजें हैं। फिर क्या हुआ? सबने रिजल्ट देख लिया। बस कर, बहस बंद कर, कोई भी काम की बात नहीं कर रहा। अगर जानना है कि रे क्या सोच रहा है तो सीधा DMI से पूछ लो। आखिरकार मिलियंस व्यूअर्स मेरी स्ट्रीम से निकलकर सीधा DMI की ऑफिशियल वेबसाइट पर टूट पड़े और कमेंट सेक्शन भर दिया। उधर यांजिंग में DMI ग्रुप के हेडक्वार्टर्स के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही थी और माहौल पूरी तरह गर्म था, सिर्फ मेरे साथ रे के ऑर्डर प्लेस करने की वजह से। डेमी ऑटो के डेवलपमेंट में पहले दिन से लेकर अब तक हमने 10 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, 10 बिलियन, और फिर भी रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन तुम एक छोटे से स्ट्रीमर के वर्कशॉप को 10 मिलियन दे देते हो, ये मजाक है। DMI ग्रुप के वाइस चेयरमैन और डेमी ऑटो के हेड मार्कस ने गहरी भवों के साथ कहा। उसका मजाक कहना असल में रे की अथॉरिटी को सीधा चैलेंज करना था। लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे बाकी डायरेक्टर्स बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुए। किसी के चेहरे पर शॉक तक नहीं था। सब जानते थे कि जब से मार्कस ने डेमी ऑटो प्रोजेक्ट संभाला है, रे और उसके बीच टकराव दिन ब दिन बढ़ता गया है। और इस बार रे ने EV ऑर्डर बोर्ड की अप्रूवल के बिना सीधा मुझे दे दिया था। मार्कस की नजर में ये रे का उस पर सीधा वार था, इसलिए उसका गुस्सा इतना ज्यादा था। हर कोई ये बात साफ देख सकता था। डायरेक्टर्स एक दूसरे की तरफ देखे और फिर सबकी नजर चेयरमैन सीट पर बैठे रे पर टिक गई। सब देखना चाहते थे कि वो मार्कस के चैलेंज का जवाब कैसे देगा। बात अब इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि हर किसी को फाइनल शोडाउन की स्मेल आ रही थी। सवाल बस इतना था कि क्या रे मार्कस को गिराकर DMI ग्रुप पर पूरा कंट्रोल वापस ले लेगा या मार्कस पीछे से उठकर रे को ही कुचल देगा। सिर्फ 10 मिलियन का एलोकेशन है। क्या मुझे 10 मिलियन खर्च करने के लिए भी तुम्हारी परमिशन चाहिए? मार्कस का सामना करते हुए रे बिल्कुल परेशान नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बोर्ड को सिर्फ बड़े एक्सपेंडिचर्स के लिए बुलाया जाता है, कलेक्टिव डिसीजंस बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं। मार्कस ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन रे जैसे ही फ्लिन वाला ऑर्डर पब्लिक हुआ, सिर्फ 15 मिनट के अंदर हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में डेमी टेक के शेयर्स फ्लक्चुएट करने लगे। इस वक्त शेयर होल्डर्स DMI ग्रुप की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी जिसका मेन फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, वो किसी छोटे वर्कशॉप ओनर को आउटसोर्स कर रही है। अगर ये चलता रहा तो DMI ग्रुप पूरी तरह कोलैप्स कर सकता है। मैं रेकमेंड करता हूँ कि फ्लिन वाला ऑर्डर तुरंत कैंसिल किया जाए और आप पर्सनली अनाउंस करें कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। साथ ही डेमी ऑटो में इन्वेस्टमेंट और बढ़ाया जाए ताकि शेयर होल्डर्स को EV सेक्टर के प्रति हमारी कमिटमेंट दिखे। रे की मुस्कान और गहरी हो गई। मार्कस, तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स वाकई कमाल की हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में सब चुप हो गए। सच कहूँ मार्कस, तुम्हें सीधा मूवीज में चले जाना चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ तुम बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत लोगे। रे के चेहरे पर अब भी गर्मजोशी भरी स्माइल थी, लेकिन उसके लफ्ज मार्कस के गाल पर पड़ने वाले थप्पड़ों जैसे लगे। कॉन्फ्रेंस रूम एक पल में मौत जैसी खामोशी में डूब गया। कई डायरेक्टर्स के शरीर अनजाने में कांप गए। वो रे की तरफ देखने लगे जैसे उन्हें अचानक याद आ गया हो कि उनके सामने कौन बैठा है। ये वही रे था जो पहले दिन से ही पीक पर था। जब उसकी हालत सबसे खराब थी तब भी उसके पास 4 बिलियन कैश था और उस वक्त मार्कस अभी किसी कोने में दबा हुआ एक छोटा सा आदमी था। डायरेक्टर्स के चेहरे पर आई हर छोटी सी बदलाव मार्कस से छुपी नहीं थी और रे के तंज भरी बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। मार्कस का चेहरा पूरी तरह अंधेरा पड़ गया। रे, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? मार्कस की दबी हुई आवाज कॉन्फ्रेंस रूम में गूंज उठी। रे ने धीरे से अपनी मुस्कान हटा दी। तुम कह रहे हो मेरी वजह से डामी के शेयर्स फ्लक्चुएट हुए, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, डामी ऑटो में बिना किसी रिजल्ट के लगातार पैसे झोंकना क्या स्टॉक को स्टेबल रखता है? 1 साल हो गया है मार्कस, मेरी पेशेंस पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तुम कहते हो मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या असल में तुम खुद अपनी बेइज्जती नहीं कर रहे? रे की बात खत्म होते ही मार्कस ने सीधा पलटवार किया। अगर मैं डामी ऑटो की पहली कार S7 को सक्सेसफुली लॉन्च करने में फेल हो गया तो मैं डामी ऑटो के हेड की पोजीशन से रिजाइन कर दूंगा। लेकिन अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो तुम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट छोड़ दो। रे, क्या तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते हो? जैसे ही ये लफ्ज निकले कॉन्फ्रेंस रूम में हंगामा मच गया। डायरेक्टर्स को पहले से अंदाजा था कि आज दोनों के बीच टकराव होगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बात इतनी दूर तक पहुंच जाएगी। मार्कस, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। रे, मार्कस बस गुस्से में बोल रहा है, दिल पर मत लो। अरे भाई, तुम दोनों शांत हो जाओ, चलो चाय पीते हैं और आराम से बात करते हैं। लेकिन रे ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने सीधा खड़े होकर कहा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के नाते मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट करता हूँ, आज से 3 दिन बाद नॉर्थ हिल प्लाजा में डामी ऑटो लॉन्च इवेंट रखेगा। तुम डामी ग्रुप की S7 लेकर आओगे और मैं फ्लिन की डिलीवर की हुई कार लेकर आऊंगा। वहाँ देखते हैं कौन जीतता है। कॉन्फ्रेंस रूम एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया, लेकिन रे अभी रुका नहीं था। अगर तुम जीत गए तो मैं सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन ही नहीं छोड़ूंगा, बल्कि डामी ग्रुप में अपनी शेयर होल्डिंग भी कम कर दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें दोबारा डामी में देखना नहीं चाहता। तुम्हारे पास जो भी डामी के शेयर्स हैं सब के सब बेचकर निकल जाओगे। डायरेक्टर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में हैरानी भी थी और रिस्पेक्ट भी। उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक दिन रे खुद को आउटसाइडर की पोजीशन में रखकर अपनी ही बनाई हुई कंपनी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वो समझ रहे थे कि पर्सनल लेवल पर चाहे रे या मार्कस किसी का भी नुकसान हो, डामी ग्रुप को फायदा ही होने वाला है, क्योंकि जो भी जीतेगा कंपनी के अंदर चल रही पावर स्ट्रगल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन जब बात पर्सनल इंटरेस्ट की आती है तो ज्यादा डायरेक्टर्स मार्कस के साइड लेने वाले थे, क्योंकि रे के चैलेंज रखते ही किसी एक डायरेक्टर को भी यकीन नहीं था कि वो जीत सकता
सकता है। सिर्फ 10 मिलियन फंडिंग और बस 3 दिन का टाइम। फ्लिन चाहे कितना भी जीनियस हो, पब्लिक चाहे उसे भगवान बनाकर क्यों ना पूज रही हो, फिर भी किसी को नहीं लगता था कि वो 3 दिन में ऐसी ईवी बना सकता है जो सबको हरा दे। मार्कस ने टेबल पर रखे वेगर डॉक्यूमेंट की तरफ देखा, फिर रे की तरफ। उसकी आंखों में पहली बार हिचकिचाहट नजर आई। रे, तुम खुद को इतनी मुश्किल में क्यों डाल रहे हो? हाँ, हमारे बीच डिसएग्रीमेंट्स हैं और हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं डामी ग्रुप का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम्हें पूरी तरह कंपनी से बाहर निकाल दो। रे का ये कदम सच में मार्कस को हिला चुका था। पहले दिन से ही जब मार्कस डामी में आया था तभी उसने समझ लिया था कि रे को हराना आसान नहीं होगा। यांजिंग में उसके पावरफुल कनेक्शंस होने के बावजूद रे हमेशा उससे सतर्क रहता था। इतने सालों में डामी के अंदर हर जगह मार्कस को रे ने दबा कर रखा था। उसके साथ दूसरी कंपनीज में गए लोग आज टॉप लीडरशिप पोजीशंस तक पहुंच चुके थे। सिर्फ मार्कस ही था जो बार बार साइड लाइन कर दिया जाता था। और अब रे का ये वैगर, मार्कस को ऐसा लग रहा था जैसे हमेशा अपर हैंड रखने वाला रे अचानक व्हाइट फ्लैग लहराकर सरेंडर कर रहा है। ये बात मार्कस की समझ से बाहर थी। रे ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, क्योंकि या तो तुम या फिर मैं, हम दोनों में से कोई एक डामी को रोक रहा है। मैं चाहता हूँ कि आज से 100 साल बाद भी डामी अपने एरा के सबसे आगे खड़ा हो। इसलिए जो हो रहा है वो एक न एक दिन वैसे भी होना ही था। बस ये सब थोड़ा जल्दी हो रहा है। रे की दिल से निकली हुई बात सुनने के बाद मार्कस ने और बहस नहीं की। कॉन्फ्रेंस रूम का तनाव जैसे एक पल में गायब हो गया। मार्कस लगभग 10 सेकंड तक बिना कुछ बोले रे को देखता रहा। फिर उसने हल्का सा झुककर सिर नमाया और सच्ची रिस्पेक्ट के साथ बोला, रे, मैं कभी आपके लेवल तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन यकीन रखिए मेरे हाथों में डमी पहले से भी ज्यादा आगे जाएगी। थोड़ी देर रुकने के बाद मार्कस ने फिर कहा, लेकिन अग्रीमेंट साइन करने से 2 घंटे पहले ही डमी ऑटो ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है। 3 दिन बाद S7 इलेक्ट्रिक व्हीकल दुनिया के शिखर पर राजा की तरह खड़ी होगी। बस देखते जाइए। इतना कहकर मार्कस मुड़ गया और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। डमी ग्रुप के डायरेक्टर्स उसे जाते हुए देखते रहे, फिर एक एक करके सब उठकर उसके पीछे चल दिए। कुछ ही देर में इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम पूरी तरह खाली हो गया। सिर्फ रे अकेला बचा था। कुर्सी पीछे सरकने की आवाज आई। रे धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस टेबल के पास से चलते हुए फ्लोर टू सीलिंग विंडो तक गया। इतनी ऊंचाई से पूरे शहर की चमक उसके सामने फैली हुई थी। काफी देर तक बाहर देखने के बाद वो धीरे से खुद से बोला, क्या ये वाकई गारंटी डिफीट है? वो जवान लड़का जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें कुछ बहुत फेमिलियर सा है। वो मुझे मेरी जवानी याद दिलाता है, लेकिन मैं जानता हूँ उस उम्र में वो मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। जब रे अपनी पूरी उम्मीद फ्लिन पर लगा रहा था तब शहर के बाहर वर्कशॉप में मैं सुपर लैब के अंदर कदम रख चुका था। पब्लिक को पता था कि रे ने मुझे ऑर्डर दिया है। उन्हें ये भी पता था कि ऑर्डर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स सिर्फ मुझे ही मालूम थी। सुपर लैब के अंदर बने प्राचीन जंगल जैसा एनवायरनमेंट में खड़ा होकर मैं रे के 1000 शब्दों वाले डिटेल्ड ऑर्डर को याद करने लगा और अनजाने में मेरे होंठ भिज गए। चाहे मैं फेल भी हो जाऊं, रे पैसे वापस नहीं मांगेगा और वो कभी पब्लिक के सामने मेरी फेलियर अनाउंस भी नहीं करेगा। इसीलिए तो रे रे है। सच कहूँ तो सिर्फ ये लाइंस पढ़कर ही मेरा मन ऑर्डर एक्सेप्ट करने का हो गया था। और जब मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए रे का पूरा विजन पढ़ा तब तो मैं पूरी तरह कन्विंस हो गया। गियर सिस्टम्स, बैलेंस शाफ्ट्स, कंपोजिट मटेरियल्स, प्रोडक्शन कॉस्ट कंट्रोल, बैटरी टेक्नोलॉजी, मोटर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम्स, लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही थी। और सबसे क्रिटिकल चीज थी ऑटोनमस ड्राइविंग सिस्टम। मैं हंसी रोक नहीं पाया। रे, तुम सच में चांद मांगने से भी नहीं डरते। क्या जबरदस्त चैलेंज दिया है। अगर मेरे पास मिलिट्री ग्रेड मैन्युफैक्चरिंग अनलॉक होती तो मैं तुम्हारी ईवी में कुछ ऐसी चीजें डाल देता कि दुनिया हिल जाती, लेकिन अभी के लिए मुझे अपनी इमेजिनेशन की लिमिट तक ही जाना पड़ेगा। फिर मैंने एक और इम्पोर्टेंट बात याद की। रे ने कहा था कि फेल होने पर भी पैसे वापस नहीं मांगेगा, लेकिन सिस्टम इतना मेहरबान नहीं था। अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ तो सिस्टम सीधा फेलियर वर्डिक्ट दे देगा और उस वक्त चाहे पैसे मेरे पास रह जाएं, मुझे सिस्टम अपग्रेड के लिए एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। मैंने गहरी सांस लेकर मुस्कुराया। लगता है इस बार मुझे सब कुछ झुकना पड़ेगा। कम से कम टाइम तो मेरे साइड पर है। ये बोलकर मैंने अपनी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में लगा दी। जब मैं सुपर लैब में दिन रात का फर्क भूल कर काम कर रहा था तब बाहर की दुनिया पूरी तरह पागल हो चुकी थी और इस सब की वजह थी डमी ग्रुप का अनाउंसमेंट। 3 दिन बाद नॉर्थ हिल प्लाजा में डमी ऑटो आपको एक मिरेकल के जन्म का गवाह बनने के लिए इनवाइट करता है। डमी बॉर्न फॉर पैशन। रे के ऑर्डर वाली खबर वायरल होने के बाद ही लाखों लोग डमी की वेबसाइट पर टूट पड़े थे। शुरू में सब सिर्फ ये जानना चाहते थे कि रे आखिर सोच क्या रहा है, लेकिन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डमी इतना बड़ा बॉम्ब गिरा देगा। क्या मैं गलत वेबसाइट पर आ गया हूँ? ये डमी की साइट है या किसी साईफाई मूवी का ट्रेलर? मुझे लगा था रे बस मजाक मजाक में फ्लिन से कार बनवाना चाहता था। किसने सोचा था कि बात इतनी सीरियस हो जाएगी? 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। मिरेकल्स रोज रोज थोड़ी देखने को मिलते हैं। मेरा कहना है डैमी ने अनाउंसमेंट कर ही दिया है, तो बस वेट करते हैं और देखते हैं। 3 दिन बाद पता चल ही जाएगा कि असली दम कितना है। लाखों व्यूअर्स लगातार बहस कर रहे थे। ज्यादातर लोगों ने मान लिया था कि नॉर्थ हिल प्लाजा वाला इवेंट वही जगह है जहां डैमी रे के ऑर्डर वाली मेरी कार को रिवील करेगा। जहां तक रे और मार्कस के सीक्रेट वेजर की बात थी, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था और रे भी यही चाहता था। चाहे फ्लिन 3 दिन में कार डिलीवर करे या ना करे, डैमी ग्रुप पहले ही एक अनबीटेबल पोजीशन में आ चुका था और मेरी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर दुनिया का अटेंशन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। उधर सुपर लैब के अंदर मोटरसाइकिल बनाने का एक्सपीरियंस होने की वजह से कार का
फ्रेम बनाना मेरे लिए काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। दोनों में काफी कॉमन चीजें थी। ऊपर से सिस्टम के नेक्स्ट जनरेशन फुली ऑटोमेटेड इक्विपमेंट की मदद से मैं हर मटेरियल को बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ट्यून कर सकता था। इसलिए सुपर लैब के अंदर मुझे लगभग 10 दिन लगे, जो रियल वर्ल्ड में आधे दिन से भी कम टाइम के बराबर थे, और इतने में कार का फ्रेम और बेसिक कंपोनेंट असेंबली कंप्लीट हो गई। सिर्फ ये स्पीड ही दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोटिव ग्रुप्स को भी शॉक में डाल देती। आखिर में किसी टेम्पलेट को कॉपी नहीं कर रहा था, हर चीज अपने परफेक्ट परफॉर्मेंस विजन के हिसाब से डिजाइन कर रहा था। इनिशियल बिल्ड कंप्लीट होने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आई। इलेक्ट्रिक व्हीकल के 3 कोर सिस्टम्स, बैटरी, मोटर और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम। ये 3 चीजें डिसाइड करने वाली थी कि ईवी कितनी पावरफुल होगी। पहले फेज के मुकाबले ये प्रोसेस काफी लंबी थी। सब कुछ कंप्लीट करने में मुझे 20 दिन से भी ज्यादा लग गए। इस पॉइंट पर मैं सुपर लैब के अंदर पूरा 1 महीना बिता चुका था, लेकिन मेरे सामने खड़ी कार को अभी भी कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि उसमें अभी सबसे क्रिटिकल और मार्केट में सबसे वैल्यूएबल फीचर मिसिंग था, ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम। मैंने गहरी सांस ली। मुझे पता था असली चैलेंज अब शुरू होने वाला है। अपना माइंड पूरी तरह फोकस करने के बाद मैं सीधा ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम डेवलप करने में लग गया। वक्त रेत की तरह उंगलियों से फिसलता गया, पता ही नहीं चला और 3 दिन गुजर गए। तीसरे दिन की सुबह ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद नॉर्थ हिल के नीचे वाला विशाल प्लाजा लोगों से भर चुका था। हवा में लहराते बैनर्स पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था डैमी ग्रुप फ्लाई हाई। ये बैनर 100 मीटर दूर से भी साफ दिख रहे थे, और सिर्फ आम लोग ही इस इवेंट को लेकर एक्साइटेड नहीं थे। पिछले 3 दिन में डैमी ऑटो लॉन्च ने इतनी अटेंशन खींच ली थी कि बिजनेस दुनिया के कई बड़े नाम भी सुबह सुबह उठकर स्क्रीन के सामने बैठ गए थे। सब डैमी की लाइव ब्रॉडकास्ट का इंतजार कर रहे थे। शेन सिटी के क्लासिकल स्टाइल विला के अंदर हुए ग्रुप के चेयरमैन नेथन खुद चाय बना रहे थे। बीच बीच में वो स्क्रीन की तरफ भी देख लेते। डैमी लॉन्च अभी ऑफिशियली शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन लाइव फीड पहले से चल रही थी। स्क्रीन पर दिख रहे लोगों का समुद्र इतना बड़ा था कि हुए के अपने लॉन्च इवेंट्स भी उसके सामने छोटे लग रहे थे। नेथन की सबसे प्यारी भतीजी सीसी भी वही बैठी थी। वो हमेशा से नेथन के सामने बिना किसी झिझक के जो मन में आए बोल देती थी। नेथन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बेचैनी से सिर हिला दिया। सीसी, आज इस लाइव स्ट्रीम को बहुत ध्यान से देखना। मुझे लगता है तुम बहुत कुछ सीखोगी। डैमी ग्रुप शायद हुआवे के लेवल का ना हो, लेकिन एबिलिटी की बात करें तो मेरे जैसे 10 लोग भी एक रे के बराबर नहीं। नेथन ने ये बात पूरी सिंसियरिटी के साथ कही। उसकी बातों में थोड़ी सी मॉडेस्टी हो सकती थी, लेकिन ये साफ था कि रे के लिए उसकी रिस्पेक्ट अपने हाईएस्ट लेवल पर थी। ये सुनते ही सीसी की बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें चमक उठी। वो शरारत से नेथन का हाथ पकड़कर हिलाने लगी। अंकल नेथन, आपको कुछ समझ आ गया है ना? जल्दी बताओ, प्लीज बताओ ना। नेथन ने बेचारी सी स्माइल के साथ अपनी भतीजी की तरफ देखा, चाय की एक सिप ली और फिर बोला, ठीक है अंकल, रे की ये मूव क्लियरली मोमेंटम लेवरेज करने के लिए। मोमेंटम लेवरेज? सीसी ने सिर टेढ़ा कर लिया। उसके चेहरे पर पूरी कंफ्यूजन लिखी हुई थी। नेथन कुछ पल रुककर फिर बोला, सीसी, तुमने खुद भी ये नोटिस किया है, जैसे तुमने कहा डैमी की स्केल अभी हुआवे के आसपास भी नहीं है, फिर भी आज डैमी का स्टॉक क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि ईवी हाइप चल रही है। सीसी ने अंदाजा लगाया। नेथन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, और उस फ्लिन नाम के लड़के में वाकई टैलेंट है, लेकिन 3 दिन में एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल बना देना ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। फिर भी मुझे वो लड़का बहुत पसंद है। आजकल इतनी रॉ टेक्निकल स्किल वाले यंग लोग बहुत कम मिलते हैं। नेथन की आंखों में फ्लिन का नाम लेते ही एडमिरेशन की चमक आ गई। मैंने पहले ही हुआवे के HR डिपार्टमेंट को फ्लिन के पास जॉब ऑफर भेजने के लिए कह दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि वो टेम्प्ट होगा। ये सुनते ही सीसी की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। वो जानती थी कि उसका अंकल नॉर्मली भी बहुत जेनरस है। अंकल नेथन, आपने फ्लिन को कैसा ऑफर दिया? नेथन ने उसकी तरफ देखा। सच में जानना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। सीसी बिल्कुल बॉबल हेड की तरह लगातार सिर हिलाने लगी। नेथन हंस पड़ा और सस्पेंस खत्म कर दिया। मैंने फ्लिन को हुआवे के शेयर्स ऑफर किए हैं और एनुअल सैलरी कम से कम 300 मिलियन होगी, हर साल मिनिमम 10% इंक्रीमेंट के साथ। नेथन की आवाज कमरे में गूंजी और सीसी का चेहरा शॉक से जम गया। उसे लगा था ऑफर बड़ा होगा, लेकिन इतना बड़ा होगा ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सिर्फ 300 मिलियन सैलरी ही हुआवे के अंदर 30 लोगों की एक एलीट टेक टीम को पूरे साल फंड कर सकती थी। सीसी कई सेकंड्स तक वहीं जमकर खड़ी रही। तभी पास वाली स्क्रीन पर अनाउंसमेंट हुआ कि डैमी लॉन्च ऑफिशियली शुरू हो चुका है। तब जाकर वो होश में आई। वो और नेथन दोनों एक साथ लाइव स्ट्रीम की तरफ देखने लगे, लेकिन सीसी फिर भी धीरे से बुदबुदाई। अगर फ्लिन अंधा नहीं हो गया है तो इतना ऑफर वो कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। उधर डैमी ग्रुप का ऑटो लॉन्च ऑफिशियली शुरू हो चुका था। एक ही पल में 5 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स लाइव स्ट्रीम में घुस आए। चैट इतनी तेजी से चल रही थी कि पूरी स्क्रीन भर गई, लेकिन स्ट्रीम मैनेज करने वाली डैमी टीम बैक एंड डेटा देखकर सन्न रह गई। किसी भी मोमेंट पर डैमी का नाम मेंशन करने वाले मैसेजेस कुछ हजार होते थे। सुनने में काफी लगता था, लेकिन फ्लिन का नाम 70 से 80 हजार मैसेजेस एक साथ। डैमी स्टाफ मेंटली प्रिपेयर था, फिर भी उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि अपने ही ईवी लॉन्च पर आधे से ज्यादा व्यूअर्स असल में फ्लिन के लिए आए होंगे। चैट एक्साइटमेंट से फट रही थी और इसी बीच रे स्टेज पर आ चुका था। ऑडियंस को ग्रीट करने के बाद उसने छोटी सी ओपनिंग स्पीच दी और बिना वक्त गायब स्टेज मार्कस को दे दिया। मार्कस माइक्रोफोन लेकर स्टेज के बीच में आया और सीधे मुद्दे पर आ गया। मुझे पता है आज सब लोग यहाँ किस लिए आए हैं, इसलिए मैं फालतू बातें नहीं करूंगा। आज के शो के असली स्टार से आप सबका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। जैसे ही मार्कस की आवाज खत्म हुई, 5 कैमरास एक साथ स्टेज के कोने
कोने की तरफ घूम गए और वहाँ से डैमी ग्रुप का एक क्रू मेंबर एक जबरदस्त स्लीक और फ्यूचरिस्टिक लुकिंग कार को धीरे धीरे स्टेज पर लेकर आया। मार्कस को कार स्टेज की तरफ आते हुए देखकर उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस और प्राइड साफ दिख रहा था। जैसे ही कार स्टेज के सेंटर में आकर रुकी, मार्कस ने उसके फीचर्स डिटेल में एक्सप्लेन करने शुरू कर दिए। इंटीरियर डिजाइन से लेकर एक्सटीरियर स्टाइलिंग तक, फिर रेंज परफॉर्मेंस से लेकर हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस तक। हर बार जब मार्कस थोड़ा रुकता, ऑडियंस जोरदार तालियों से हॉल को गूंजा देती। इंडस्ट्री के कई एक्सपर्ट्स भी प्रेजेंटेशन सुनकर सिर हिलाने लगे। उनका मानना था कि कार काफी सॉलिड है और आज के टॉप टियर ईवीज के बीच कंफर्टेबली खड़ी हो सकती है। उधर ऑनलाइन स्ट्रीम देख रहे मिलियंस व्यूअर्स पहले ही अपने कंक्लूजन्स निकालने लगे थे। रुको, इस बार फ्लिन ने रे को लूट नहीं लिया? एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों देखकर लग रहा है कि इसमें सच में पैसे लगाए गए हैं। फ्लिन बदल गया है, ये पुराना फ्लिन नहीं रहा। कैसे कहूँ, कार अच्छी है लेकिन मुझे वाव फील नहीं दे रही। मार्केट में जो ईवीज हैं ये उन्हीं जैसी लग रही है। लगता है फ्लिन सिर्फ कंप्यूटर्स और मोटरसाइकिल्स में ही जीनियस है। अरे भाई, 3 दिन में रे को ऐसी कार दे देना भी कम अचीवमेंट नहीं है। लेकिन तभी किसी ने चैट में चिल्लाया, रुको जरा, बड़े स्क्रीन को देखो, ये कार शायद फ्लिन की है ही नहीं। जिस वक्त व्यूअर्स डिबेट कर रहे थे, स्टेज के पीछे लगे जायंट LED स्क्रीन पर अचानक टेक्स्ट और इमेजेस फ्लैश होने लगे। मार्कस ऑडियंस की तरफ मुड़कर मुस्कुराया और बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज डामी ग्रुप जो कार प्रेजेंट कर रहा है उसका नाम है S7। इस कार को मैंने डामी ऑटो डिवीजन को लीड करते हुए 300 से ज्यादा दिन और रात की मेहनत के बाद बनाया है। ये डामी की पहली जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल है। मुझे पता है कि इसमें अभी भी कुछ फ्लॉज हो सकते हैं, शायद ये आज के ईवी मार्केट की एब्सोल्यूट पीक पर भी ना हो, लेकिन मैं आपसे बस थोड़ा वक्त मांगता हूँ। फ्यूचर में डामी ऑटो आपसे और भी बेहतर चीजें शेयर करेगा। स्ट्रीम के सामने बैठे नेथन ने ये देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इस स्पेस पर डामी ऑटो शायद ब्लॉकबस्टर हिट न बने, लेकिन ईवी इंडस्ट्री का दरवाजा जरूर खटखटा चुका है। फिर उसने सीसी की तरफ देखकर कहा, देखा अंकल रे की मार्केटिंग कितनी डेंजरस है। अगर उसने फ्लिन की हाइप का यूज करके इतना अटेंशन अट्रैक्ट करने का आइडिया ना निकाला होता तो डामी ऑटो शायद किसी के रेडार पर भी ना आता। नेथन ने घड़ी देखी और बोला, तुम देखते रहो, मुझे कुछ बिजनेस हैंडल करना है। वो उठकर जाने ही वाला था कि लाइव स्ट्रीम में एक रिपोर्टर का सवाल गूंज उठा, मार्कस, रे के फ्लिन वाले ऑर्डर की खबर पिछले 3 दिन से इंटरनेट पर छाई हुई है। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज डामी लॉन्च में फ्लिन की कार दिखाई जाएगी, लेकिन शुरू से लेकर अब तक इस इवेंट का फ्लिन से कोई लेना देना नहीं रहा। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या फ्लिन फेल हो गया? क्या वो 3 दिन में ऐसी कार नहीं बना पाया जो आपके स्टैंडर्ड्स पर खरी उतर सके? ये सुनते ही नेथन, जो उठ चुका था, वापस बैठ गया। वेन्यू में और लाइव स्ट्रीम के सामने बैठे हर व्यूअर की आंखें चमक उठी। सब इसी जवाब का इंतजार कर रहे थे। स्टेज पर मार्कस ने सवाल सुना और ठंडी सी स्माइल दी। फिर उसने ऑडियंस में बैठे रे की तरफ देखा। मुझे लगता है सवाल का जवाब खुद रे को देना चाहिए, लेकिन उससे पहले कि रे कुछ बोलता, अचानक एक बूढ़ा किसान जोर से बोल पड़ा, आपने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए। मैं इतनी दूर गाड़ी चलाकर ये कार लेकर आया हूँ। मिस्टर फ्लिन ने कहा था डिलीवरी चार्ज आपसे ही कलेक्ट करना है। एक पल के लिए पूरा वेन्यू चुप हो गया। रे का चेहरा भी जम गया। अगले ही सेकंड लाइव स्ट्रीम फट पड़ी। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं पानी पी रहा था और सब मुंह से बाहर आ गया। मुझे सांस नहीं आ रही। पहले मुझे 3 मिनट हंसने दो। कार को ट्रैक्टर में डिलीवर करना एक अलग लेवल था, लेकिन शिपिंग फी भी COD पर। भाई, ये सिर्फ फ्लिन ही कर सकता है। सेम ओल्ड फ्लिन, सेम ओल्ड ट्रिक्स। फ्लिन हमेशा फ्लिन ही रहेगा। रे का चेहरा देखो, बंदा अपनी पूरी लाइफ को क्वेश्चन कर रहा है। गाइस, बस इसी फीलिंग के लिए तो हम यहाँ आए थे। व्यूअर्स हंसी से पागल हो रहे थे और वेन्यू में बैठी लाइव ऑडियंस भी खुद को रोक नहीं पाई। पूरा हॉल जोर जोर से हंसने लगा। पूरे वेन्यू में सिर्फ बूढ़ा किसान ही पूरी सीरियसनेस के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में साफ लिखा था, पैसे नहीं तो गाड़ी नहीं।